शुरू करते हैं दोपहर का सेशन, क्योंकि उम्मीद है कि आप सब लोगों ने भोजन कर लिया होगा। ये भोजन के बिना तो जीवन संभव नहीं है। कितने दिन आप लोग बिना भोजन किए रह नहीं पाओगे, तो भोजन ज़रूरी है। इसलिए आप लोगों को एक भोजन का ब्रेक हम लोगों ने दिया था, क्योंकि हम जानते हैं कि सुबह के सेशन में हम लोगों ने कुछ इतिहास को हमने समझने की कोशिश की थी कि किस तरह से वो हमारे लिए महत्वपूर्ण है जानने के लिए, और प्राचीन काल का और वर्तमान में क्या फ़र्क हम लोग देख सकते हैं इतिहास के द्वारा। तो उसी तरह से हमने सुबह के सेशन में जानने की कोशिश की। लेकिन अभी हम लोग देखेंगे कि एक मनुष्य होते हुए हमारी अपनी क्या भूमिका होती है और किस तरह से हमने अपने जीवन को बिताने की कोशिश करना। क्योंकि अक्सर ये देखा जाता है कि अधिकतर कि हमसे हो नहीं सकता या मैं नहीं कर सकता, जो कि हमारी अधिकतर ये फीलिंग्स होती है। लेकिन हमें किस तरह से करने की कोशिश करना और कितना हम चेंजेस ला सकते हैं, परिवर्तन ला सकते हैं, उस पर भी हमें ध्यान देने की कोशिश करना, जो बहुत ज़रूरी एक अहम हिस्सा होता है मनुष्य के जीवन का। और उस आधार पर यदि हमने देखने की कोशिश की तो हम उन चीज़ों को जान सकते हैं। क्योंकि मनुष्य से जो है वो अक्सर चीज़ें होती नहीं हैं। ये हमेशा विचार करते रहते हैं कि हमसे हो नहीं पाएगा, या मैं नहीं कर पा रहा हूँ, या ये मेरे बस का काम नहीं है, या मुझसे नहीं हो सकता है। ऐसी कई बातें आपने देखी होगी अपने जीवन काल में वह आते रहती है, और आने की ही वजह से वो जो है हम उन चीज़ों को कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते। ऐसी दोनों चीज़ें आपने अंदाज़ लगाया होगा। और जब भी हम लोग उन चीज़ों को करने की कोशिश करते हैं, तब भी जो है वो चीज़ें हमसे होने की संभावना पाई जाती है। अक्सर आपने ये महसूस किया होगा। लेकिन वो हमसे हो सकती है या नहीं हो सकती है, वो भी हम जानने की कोशिश करेंगे। तो हम देखते हैं पहले कि जो लीडरशिप है, या जिसे हम नेतृत्व कहते हैं, या ये किस चीज़ का नाम है, क्यों हमने इसे लीडरशिप कहा, क्यों नेतृत्व कहा, और हमारे अपनी जो क्वालिटी है मनुष्य की, कि क्या सब लोगों के अंदर में ये क्वालिटी हो सकती है या नहीं भी हो सकती है। तो देखा जाए तो मनुष्य जब कोई भी काम करे, काम करने के लिए, चाहे वह घर का हो, चाहे वह अपने परिवार का हो, या समाज का हो, या देश का हो, या अपने कहीं का भी कार्य हो, उसमें कुछ सद्गुणों की मनुष्य को आवश्यकता होती है। उसके बिना वह अपने कार्य को नहीं कर सकता है। तो हर काम के लिए एक लीड की या लीडरशिप की या एक नेतृत्व करने की क्वालिटी पाई जाती है। लेकिन कभी-कभी होता है कि मनुष्य विचार करता है, और विचार करने के कारण वह कभी-कभी नहीं करने की भावना को लेते रहता है। आपने अक्सर ये देखा होगा। और जैसे-जैसे व्यक्ति जो है नहीं करने की भावना को लेते रहेगा, वैसे-वैसे उसके अंदर में ये नहीं शब्द जो हैं उसको करने नहीं देता है। लेकिन जब भी अपनी सकारात्मक भावना बढ़ती है, वैसे-वैसे वो करने की संभावना पाई जाती है, और यही हमारे लिए एक बड़ा दृष्टिकोण माना जाता है। तो दुनिया में कुछ विद्वान हो गए, तो उन्होंने कुछ बातें कही है, जो हमें जानने की कोशिश करना कि क्या बातें उन्होंने कही है। तो आप लोगों को ये स्लाइड दिखाई दे रही है या नहीं? ठीक है। तो पहले कुछ लोगों की बात जानते हैं। तो पहले हाँ, तो एक वारेन जी बेनिस नाम के एक हुए, बेनिस नाम के एक व्यक्ति हुए, काफ़ी महत्वपूर्ण उनका जीवन रहा है, जिन्होंने इस बातों को कहा है। तो उन्होंने कहा कि दूरदृष्टि को वास्तविकता में बदल सकने की योग्यता ही नेतृत्व है। यानी जो कुछ भी दूरदृष्टि है मनुष्य की, उसको बदलने की यदि किसी के पास यदि हिम्मत है, कुछ बातों को अपने द्वारा करने की कोशिश कर सकता है, तो सही मायने में वह नेतृत्व की बात है, या नेतृत्व कर सकता है, और वो अपनी चीज़ों को बढ़ा सकता है। अब हम जब बाबा साहब अम्बेडकर की तरफ में आगे मुड़ते हैं, तो हमने पाया है, उन्होंने कहा कि जो समाज के बारे में विचार करता है और जो मेहनत करता है, ज्ञान रखता है, जो रात दिन समाज के लिए काम करता है, वही सही मायने में नेतृत्व है।
ये बातों को उन्होंने कहने की कोशिश की है कि जो सामाजिक उत्थान के लिए जो मेहनत करते हैं, जो परिश्रम करते हैं, लगन से कार्य करते हैं, वह सही मायने में वह नेतृत्व की एक परिभाषा मानी जाती है, जो महत्वपूर्ण है। और भी आगे चलकर देखेंगे इसको एक लीडरशिप की। इसमें आपने देखा हो कि LEAD और E और R ये शब्दों से इंग्लिश में ये बना हुआ होता है। अब ये एक प्रकार से इसे कहता है लीड बाय एग्जाम्पल एंड लीड बाय और सेल, कि जो है लीड बाय एग्जाम्पल एंड लीड बाय और सेल, कि हमने अपने एक उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए, एक लीड करने का मतलब एक नेतृत्व करने का, और अपने आप से ही हमने लीड करने की कोशिश करनी चाहिए। इसी को एक नेतृत्व की बात कही जाती है। फिर एंथुसियास्टिक मतलब उत्साहित बने रहना। हमने जो भी व्यक्ति होते हैं उन्होंने इस तरह के उन्होंने उत्साहित बने रहना चाहिए, जो बहुत ही जरूरी है कि हमने अपने उत्साह को कमजोर नहीं होने देना चाहिए। जो उत्साही होते हैं वो अपने जीवन में कुछ न कुछ लक्ष्य तक पहुंच जाते हैं, कुछ न कुछ काम करने की कोशिश करते हैं, यानी निराशा नहीं होनी चाहिए। कुल मिला के कहा जाए तो कभी कभी आपने बहुत बार महसूस किया हो कि बहुत सारे जो लोग हैं वो निराश हो जाते हैं, नहीं मुझसे नहीं होगा, या मैं नहीं कर पाऊंगा, या मेरे पास ये समस्या है वगैरह वगैरह, न जाने कितनी बातें पहले से दिमाग में लाने की कोशिश की जाती है। और जैसे पहले ही कोई चीज़ें ला दी गई हैं तो मन वैसा ही काम करने की कोशिश करेगा। इसलिए ये जरूरी है कि हमने उत्साही बने रहना चाहिए। हमारे अपने एक गुणधर्म की बात होती है कि हमने उत्साही बने रहना चाहिए किसी भी समय में, किसी भी प्रसंगों पे, ये महत्वपूर्ण बात है। फिर है एम्बिशन, एम्बिशियस मतलब महत्वाकांक्षी, कि व्यक्ति ने जो है वह महत्वाकांक्षी होना चाहिए, अपने उद्देश्य के प्रति कार्य को करने की कोशिश करना, जो बहुत ही जरूरी है। यदि जिसके अंदर में ये नहीं होगा तो वो अपने लक्ष्य की प्राप्ति तक, या जो भी इंसान कार्य करता है वो नहीं हो पाता है। इसलिए ये भी एक अच्छा गुणधर्म है जो होना जरूरी है। फिर डिटरमाइन कहा जाता है निर्धारित, यानी किसी भी कार्य का निर्धारण करना, निर्धारित चीजों को हमें करने की कोशिश करना, जो बहुत जरूरी है। और कई लोग होते हैं जो कुछ कार्य नहीं करते, बस जीवन बीतते रहता है, जीवन व्यतीत होता है, वो नहीं, बल्कि हमने अपने जीवन काल में एक निर्धारण रखना चाहिए, निर्धारित चीजों को हमने करने की कोशिश करना, जो बहुत जरूरी है। चिंतन मनन के साथ में हमने विचार करना, जो जरूरी माना जाता है। कई बार होता है कि हम कई भी चीज़ों का निर्धारण नहीं करते और यूं ही करने की हम कोशिश करते हैं, और उसके कभी कभी परिणाम भी नहीं आते। तो परिणाम जो भी होगा, लेकिन हमने उसका निर्धारण करने की कोशिश करना। फिर है इनकरेज अदर्स, कहा गया है प्रोत्साहित करना, मतलब दूसरों को भी प्रोत्साहित करने की कोशिश करना। प्रोत्साहित करना अच्छा होता है, यानी हम अपने विचारों से, हम अपनी बातों से लोगों को प्रोत्साहित करने की कोशिश करें। नहीं तो हमने यदि इसकी जगह लोगों को निरुत्साहित किया, लोगों को हमने कहीं ना कहीं ऐसे शब्द का इस्तेमाल करने की कोशिश की, तो ये चीज़ नहीं पाया जाता है। जो लीडरशिप होते हैं या उसकी क्वालिटी होती है, या जो नेतृत्व करने के गुण पाए जाते हैं, वो हमेशा दूसरों को प्रोत्साहित करने की कोशिश करते हैं जितना उनसे हो सकता है। फिर अंतिम में है रेडी टू लर्न एंड टीच, सीखने और सिखाने के लिए तैयार रहना, कि व्यक्ति ने स्वयं भी और दूसरों को सिखाने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए, रेडी होना चाहिए। एक प्रकार से एक सैनिक की तरह वो सदैव जो है वो तैयार होना चाहिए। सिर्फ सिखाने का या सीखने का काम टीचर का ही नहीं, अपितु हम जो कुछ भी कार्य करते हैं, चाहे वह घर से लेकर समाज और समाज से लेकर देश तक, या कोई भी कार्य हो, उसमें हमने इन बातों को ध्यान में रखने की कोशिश करना, जो बहुत ही जरूरी, मतलब खुद भी सीखना और दूसरों को भी सिखाने की कोशिश करना, जो एक अद्भुत जो है वो गुण धर्म माना जाता है इंसान के और व्यक्ति के जीवन के लिए। यानी सीखने की जो प्रोसेस होती है वो नेवर स्टॉप कहा जाता है, नेवर इन कहा जाता है, कि वो कभी खत्म नहीं होती है और वो उसका कोई सीमा नहीं है, वो असीम है, वो हमेशा बनी रहेगी। और उस पर हमें ध्यान रखने की कोशिश करना कि जो सीखने की जो प्रोसेस होती है,
एंड ऑफ लाइफ ऐसा कहा जाता है कि मरते दम तक मनुष्य सीखते रहता है, और वह जो कुछ भी जानता है, जो कुछ भी समझता है, तो उसने सिखाने की भी कोशिश करना, जो बहुत ही जरूरी बात कही जाती है। तो इस बातों को हमें ध्यान में रखना, जिससे हम इन चीज़ों को जान सकते हैं, समझ सकते हैं, जो हमारे लिए अपने काम की चीज़ें हैं, और उसे हमें बढ़ाए रखने की कोशिश करना है। तो पता चला कि नहीं, अब हमसे नहीं हो सकता और हम नहीं कर पाएंगे, ये जो कुछ भी भाव है ये नकारात्मक भाव माने जाते हैं। इसके बाद कहा जाता है कि नेतृत्व एक कला है, एक वह कला है जो व्यक्ति को हमें डेवलप करने की कोशिश करनी पड़ती है, कलाओं को सीखना पड़ता है। जैसे मैंने आप एक स्टोरी के माध्यम से एग्जाम्पल के तौर पे बताने की कोशिश की थी कि हर चीज के लिए एक कला होती है, और उस कला को हमने अपने जीवन काल में उतारे रखने की कोशिश करना, जिससे हम उन कलाओं को कर सकते हैं। तो ये हो जाता है कि जब हम इन चीज़ों को करते हैं तो व्यक्तित्व को निखार सकता है, मतलब मनुष्य जो है अपने व्यक्तित्व को निखार सकता है अपने स्वयं के बलबूते। जब इन चीज़ों पर वह कोशिश करता है तो समय पहले कुछ भी हो, लेकिन बाद का जीवन जो है वो जब समझता है तो इन चीज़ों को जानते हुए या उतारते हुए इन चीज़ों को करने की कोशिश कर सकता है। और इसीलिए कहा जाता है कि जीवन एक प्रयोगशाला की तरह है, कि हम अपने जीवन में कई चीज़ों का प्रयोग करने की कोशिश करते हैं। तो कभी असफल भी हो जाते हैं, यानी कभी हार भी होती है, तो कभी जीत भी हो जाती है, लेकिन इसे एक प्रयोगशाला की तरह समझे, हम प्रयोग करते रहे अपने उन चीज़ों को जो बहुत ही हमें जीवन में काम आती है। तो कभी कभी इम्प्लीमेंट होता है, उदाहरण के लिए समझ सकते हैं कि डॉक्टर लोग भी जो है वो कई दवाइयों का व्यक्ति के ऊपर में प्रयोग करते हैं, और प्रयोग करने के बाद में यदि वह ठीक हो जाती तो समझ जाते कि हमने बराबर उपचार किया है। तो उसी तरह से मनुष्य का जीवन एक बहुत बड़ा होता है, लेकिन वो एक प्रयोगशाला की तरह है, और उसमें कई तरह की चीजें देखी जा सकती जो एक महत्व की मानी जाती है। तो उसे हमें जानना और समझने की कोशिश करना कि ये प्रयोगशाला में हम क्या क्या कर सकते हैं, और चाहे कोई भी कार्य हो उस कार्य में ये सभी चीजें हमें प्रासंगिक या ये हमें उतारने के लिए मददगार हो सकती हैं। फिर कहा जाता है कि मैं कभी नहीं हार सकता या कभी नहीं कर सकता, ये जो चीजें आती है, कभी कभी आपने मन में विचार कर लेते कि नहीं भाई अब तो मैं कुछ नहीं कर पा सकता हूँ, या मुझसे नहीं हो सकता है, मेरे द्वारा नहीं होगा, ये जो कुछ भी न्यूनगंड की भावना होती है, इसे हमें दूर करने की कोशिश करना है। नहीं, मैं ही कर सकता हूँ, क्योंकि इंसान ही कर सकता है, इंसान के अलावा और भी कोई नहीं कर सकता। तो ये जो कुछ भी चीजें हैं उसे हमें बार बार करने की कोशिश करना चाहिए, और इसलिए ये बात करना कि मैं ही कर सकता हूँ, मेरे अलावा कोई भी नहीं कर सकता, क्योंकि जितनी चीजें संसार में की गई है वो मनुष्य के द्वारा ही की गई है, कोई और नहीं थे जिन्होंने ये चीजों को करने की कोशिश की। तो ये हम ही कर सकते हैं, तो इस बातों पर भी ध्यान देने की कोशिश करना, क्योंकि इसके पूर्व में मनुष्य ने बहुत सारी चीजों की खोज की है, बहुत सारी चीजों को जन्म दिया है, बहुत सारी चीजों को उन्होंने आविष्कार किया है, बहुत सारी चीजें बनाई हैं, अस्तित्व में निर्माण की है। तो वो मनुष्य ही कर सकता है, इसके अलावा कोई भी नहीं है। तो ये बात ध्यान में देने की कोशिश करना जो बहुत जरूरी है। फिर इसके बाद आता है कि कुछ खास महत्वपूर्ण चीजें हैं जिसको हमें ध्यान में रखना चाहिए, जो हमारे अपने जीवन के लिए एक महत्वपूर्ण बात मानी जाती है। तो इसलिए इसको कहा जाता है जीवन प्रबंध, मतलब लाइफ मैनेजमेंट, कि हमने जीवन को एक बड़े अच्छी तरह से प्रबंध करना, उसके बारे में विचार करना, उसके बारे में सोचने की कोशिश करना, क्योंकि मनुष्य का जीवन एक बड़ा महत्वपूर्ण है। वो ऐसे ही वेस्टेज करने के लिए नहीं, ऐसे ही उसको जाने के लिए नहीं है, उसकी कीमत करना, उसको समझना और उसके एक प्रबंध करने की कोशिश करना, जिससे हम इन चीज़ों को ध्यान में रख सकते हैं। तो जीवन का एक मैनेजमेंट, जीवन का एक हमें प्रबंध करना, जीवन को वैसा बनाए रखने की कोशिश करना जिससे हम उन चीज़ों को ध्यान में रख सकते हैं। तो कभी कभी ये होता है कि हम कुछ ज़्यादा विचार नहीं करते, ज़्यादा सोचते नहीं हैं, ज़्यादा चिंतन नहीं करते हैं, लेकिन हमें कम से कम हम दिन भर के लिए क्या कर सकते हैं, दिन भर के लिए क्या किया जा सकता है, ये हम यदि सही मायने में विचार किया गया तो दिन भर की जो कुछ भी हमारी कार्यशैली है उस पर एक अच्छा प्रभाव होने की संभावना पाई जाती है। क्योंकि
हमारी हर दिन की जीवन शैली से ही हमारे लाइफ को बनने में सहायता मिलती है, क्योंकि वो लाइफ तो कंप्लीट है, लेकिन दैनिक जीवन के लिए जो कुछ भी हम कार्य करते हैं तो उसका एक प्रभाव जो है वो व्यक्तिगत जीवन पर देखा जा सकता है, और उसे हमें करने की कोशिश करना, और जितना हो सके तो ये करके देने की कोशिश करना। इसलिए कहा जाता है कि दुनिया में जितने कुछ लोग भी इस तरह से अपने कार्यों पर चलते रहे हैं तो उनके जीवन में काफ़ी कुछ परिणाम देखे गए हैं। तो स्वाभाविक तौर पे हर मनुष्य के पास में ये क्षमताएं हैं, लेकिन उसको बढ़ाए रखने की हम कोशिश नहीं करते, अक्सर ये देखा जाता है। लेकिन यदि हमने बढ़ाने की कोशिश की तो वो क्षमताएं भी, छुपी हुई जो कुछ भी गुण धर्म है, जो कुछ भी भाव है, जो कुछ भी हमारी क्षमताएं हैं, वो स्वाभाविक तौर पे हमसे बढ़ी जा सकती है और उसका हम लोग उपयोग भी कर सकते हैं। फिर है दूरदृष्टि, कि व्यक्ति के अंदर में ये दूरदृष्टि का जो कुछ भी दृष्टिकोण है वो हमें बनाए रखने की कोशिश कर भाई, कि मैं जो जीवन जी रहा हूँ इसका इफेक्ट या जो मैं कार्य करूँगा इसका इफेक्ट भी इस तरह से हो सकता है। तो दोनों तरह से ये चीज़ें हमें चिंतन करने की कोशिश करना, कि एक हम अपने आप का विजन बना सकते हैं, एक दृष्टि रख सकते हैं, यानी दूर का विचार करने की कोशिश करना, यानी चिंताएं नहीं बल्कि दूर के विचार को हमें विचार करना कि ये कैसा हो सकता है। तो खासकर जो कुछ भी कार्य करने वाले लोग होते हैं, चाहे वो कार्यकर्ता हो, चाहे फिर वो नेता हो, चाहे फिर नेतृत्व करने वाले लोग हो, चाहे सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, शैक्षणिक या जो भी कार्य करने वाले लोग हैं, उनके अंदर में इस चीज़ों को होना बहुत ही ज़रूरी है। तो ये खास महत्वपूर्ण बात उनके जीवन के लिए सकारात्मक दृष्टि से आगे बढ़ने के लिए सहायता होती है। फिर है आत्मविश्वास और आशावाद, कि व्यक्ति ने आत्मविश्वासी होना बहुत जरूरी है, अपने आप पर भरोसा करना, अपने आप पे विश्वास करने की कोशिश करना, जो बेहद जरूरी माना जाता है। क्योंकि आपने अक्सर ये देखा होगा कि लोग जो है वो अपने आप पर विश्वास नहीं करते, यानी मुझसे होगा कि नहीं होगा, या मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, या ये कुछ होगा कि नहीं होगा। जैसे कभी कभी होता है कि हम पहले तो अपने बारे में कहते कि मुझसे होगा नहीं, लेकिन लोग क्या कहेंगे, लोग किस तरह से बातों को कह सकते हैं। तो लोगों के लिए नहीं बल्कि अपने आप पर एक विश्वास चाहिए, कॉन्फिडेंस जिसे कहते हैं, वो चाहिए होता है। तो जितना हम इसको बढ़ा सकते हैं, जितना हम इसे ऊपर उठा सकते हैं, तो आत्मविश्वास को ऊपर उठाने की कोशिश करना जो बहुत जरूरी है। और फिर कहा जाता है कि आशावाद, मतलब अपनी इच्छाओं को पॉजिटिव, सकारात्मक दृष्टिकोण के में रखना कि ऐसा हो सकता है। तो ये जो क्षमताएं होती है ये हमारे लिए काफ़ी अच्छा बना कर देती है। नहीं तो पहले ही विचार कर दिया गया कि नहीं हो सकता तो उसका परिणाम नहीं सही आता है। तो इसलिए आशावादी बने भी रहना कि भाई कभी ना कभी तो होगा। ऑप्टिमिस्टिक कहा जाता है इसे इंग्लिश में, कि हमें ऑप्टिमिस्टिक बनकर रहना, यानी आशावादी बनकर रहना बहुत ही जरूरी माना जाता है ऐसे अपने व्यक्ति को, जो हमारे जीवन के लिए सहायता देते रहता है। फिर कहा जाता है सही निर्णय लेने की क्षमता, यानी कभी कभी आपने देखा होगा कि ऐसी परिस्थिति निर्माण आ जाती है तो हमें क्या करना चाहिए ऐसे अवसरों पर। तो बहुत ही चिंतन मनन करने के बाद सही निर्णय लेने की क्षमता होना जरूरी है, और उस निर्णय को हमने सही मायने में वैसा करके लेकर लेना, यानी जो हमने निर्णय लिया है तो वो बदल भी सकता है, लेकिन हमारे अंदर में निर्णय लेने की क्षमता होना बहुत जरूरी है। क्योंकि यदि निर्णय लेने की क्षमता नहीं होगी तो फिर हम कुछ भी कार्य को नहीं कर सकते। तो तुरंत में ये निर्णय लेने की क्षमता हमारे अंदर में आना चाहिए। तो जैसे एग्जाम्पल के लिए आप देखते होंगे कि घर में यदि कोई महिला यदि सब्जी बना रही हो और यदि मान लिया जाए वो जल चुकी है, जल रही है, तो तुरंत आपने दिमाग लगा के इसे उठाना चाहिए बर्तन को, या आग को बंद कर देना चाहिए या बुझाना चाहिए जिससे जलना बंद हो जाए। तो आपने उस समय जो निर्णय लिया है वो आपकी सब्जी को जलने से रोक सकता है। तो एक एग्जाम्पल के तौर पे बहुत ही स्मॉल एग्जाम्पल है, लेकिन निर्णय लेने की कई तरह की बातें होती है। जो कभी कभी आपने देखा होगा कि हम भ्रमित हो जाते हैं, हम शंका करने लगते हैं, या हमारे दिमाग काम नहीं करता है, कंफ्यूज निर्माण हो जाता है, कंफ्यूजन जो हम कहते हैं। तो ऐसे समय में हमें सही निर्णय लेने की जो क्षमता है वो हमने बढ़ानी चाहिए, उसे बढ़ाए रखने की हमने कोशिश करना चाहिए, जो बहुत ही जरूरी है।
फिर कहा जाता है कि अपने आदर्शों और सिद्धांतों के प्रति श्रद्धा रखना। जो भी हमारे आदर्श होंगे, जो भी हमारे अपने सिद्धांत होंगे, उनके प्रति हमने श्रद्धा रखना जरूरी है। तो आदर्श हम देखते हैं कि तरह के हमारे बुद्ध हैं, हमारे महापुरुष है, बाबा साहब अम्बेडकर हैं, तो इनके प्रति हम अपने आदर्श भाव को बनाए रखने की कोशिश करना, और इनके जो सिद्धांत हैं उनके सिद्धांत के प्रति अपनी श्रद्धा भाव को बनाए रखने की कोशिश करना कि मैं इनके आदर्शों पर और इनके सिद्धांतों पर हमेशा चले रहने की या मेरी अपनी श्रद्धा भी बनी रहना जरूरी है। ये कार्य हमारे लिए काफी मददगार साबित हो सकता है। इसलिए अपने आदर्शों के प्रति और अपने सिद्धांतों के प्रति सदैव ही श्रद्धा हमें बनी रहनी चाहिए। श्रद्धा को हमें कम से कम अपने जीवन काल में उतारे रखने की कोशिश करनी चाहिए कि इनके ही आदर्शों पर चलकर, इनके ही कार्यों पर चलकर, इनके ही विचारों पर चलकर मैं अपने जीवन को जीऊंगा, और इन्होंने जो विचार दिए हैं वो उसके प्रति मेरी श्रद्धा है, मैं उसके आधार पर अपने जीवन को चलाऊंगा, चाहे फिर वो अपना पारिवारिक या सामाजिक जीवन हो, उसे भी मैं बनाए रखने की पूरी तरह से कोशिश करूंगा, जो बहुत ही जरूरी है। इसके बाद आता है सकारात्मक दृष्टिकोण, जो कि एक अहम भाव भी बनाए रखता है। जैसे आपने देखा होगा, तो ये हमारे लिए एक बहुत महत्वपूर्ण होता है कि हम अपने सकारात्मक दृष्टिकोण को बनाए रखने की कोशिश करना। हमेशा हम इस पहलू पर विचार करने के लिए तत्पर रहना। बहुत सारे लोग देखा जाता है कि पहले ही जो है वो नेगेटिव सोच को जन्म दे देते हैं, पहले ही, यानी वो कार्य हुआ ही नहीं है, लेकिन उस कार्य के प्रति वो लोग जो है अपने नकारात्मक दृष्टिकोण को लगा देते हैं। तो ये पहली बात, तो मन हमारा प्रमुख होता है, जैसे कि हम जानते ही हैं। तो ऐसे समय में नकारात्मक जो कुछ भी भाव होते हैं वो हमें कम से कम नकारात्मकता को जन्म देने के लिए सहायता देते हैं। इसलिए सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखना जो बहुत ही जरूरी है कि जो कुछ भी हम भाव रखते हैं, चाहे वह अपने नेतृत्व के जो गुण हैं, हमारी जो क्वालिटी है, जो वर्कर्स है, जो कार्यकर्ता है, जो समाज सुधारक का काम करते हैं, उन्होंने सदैव ही सकारात्मक दृष्टिकोण को बनाए रखने की कोशिश करना बहुत ही जरूरी है। यदि नेगेटिव फीलिंग्स जो हैं वो नेगेटिविटी को जन्म देती है, लेकिन पॉजिटिविटी फीलिंग्स जो हैं वो पॉजिटिविटी को जन्म देती है। लेकिन सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ सकारात्मक दृष्टिकोण के काम को करना, मतलब हम जो पॉजिटिव वाले विचार तो करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ में पॉजिटिव वाले कार्य को भी करने की कोशिश करना, जो बहुत जरूरी है। तो पहले से ही विचार करना, यानी ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, पहले विचार करना, तो इसका मतलब है कि वो आप उसको नहीं कर पाएंगे, लेकिन ऐसा हो सकता है। जब हम ये विचार करने लगते तो वो ऑटोमेटिकली जो हमारा दिमाग है या फीलिंग्स जो है वो स्वाभाविक तौर पे काम करने की कोशिश करती हैं, और उसका एक परिणाम भी आ जाता है, जो हमें समझने की कोशिश करना जो बहुत जरूरी है। फिर है कि ऐसे व्यक्ति के पास साहस का होना जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास में साहस का बड़ा अभाव होता है, यानी लेक ऑफ कॉन्फिडेंस कहते हैं। तो ये नहीं, बल्कि साहसी होना बहुत जरूरी है। यानी साहस, जैसे आपने शेर का या लायन का साहस देखा होगा, उस तरह से हमारे साहस को भी बनाए रखना बहुत जरूरी है। हिम्मत से काम लेना, जब हम हिम्मत से काम लेते हैं तो बहुत सारे कार्य जो है हमारे आसान होने की संभावना पाई जाती है, और उस पर हमें अमल भी करना चाहिए, जिससे हम इस चीज़ों को आगे बढ़ा सकते हैं। साहस हमारे लिए बहुत जरूरी है, जो अहम भूमिका निभाता है। फिर है जिम्मेदारी स्वीकार करना। बहुत सारे जो लोग हैं वो जिम्मेदारी से बचने की कोशिश करते हैं। अब जब जिम्मेदारी से बचने की कोशिश करते हैं तो अपने आप को वह ट्रेन नहीं कर पाएंगे, अपने आप को वह इस तरह से उस कार्य को कर नहीं सकते। इसलिए जिम्मेदारी यानी खुद होकर कार्य को करने की कोशिश करना और जिम्मेदारी उठाना जो बहुत ही जरूरी माना जाता है। इस कार्य पे जो भी व्यक्ति ध्यान देते हैं तो वह एक प्रकार से उनके जो कुछ भी क्वालिटीज हैं वो बढ़ने की पूरी संभावना पाई जाती है। इसलिए जिम्मेदारी वाला काम करना, जिम्मेदारी को उठाने की कोशिश करना, भाई मैं इसे करने की कोशिश करूंगा। कभी कभी ये होता है कि लोग जो है जिम्मेदारी उठाने से डरते रहते हैं या उसे लेना नहीं चाहते, जी चुराते हैं। यूँ कहे तो वो जी चुराते ने, नहीं हमें नहीं करना है, ये सब नहीं कर पाएंगे या मुझसे नहीं होगा,
इतना बड़ा काम है हम नहीं कर पाएंगे। लेकिन जिन्होंने किया है उनसे पूछा जाए कि वो कोई लोहे की मिट्टी से बनकर आए या फिर उन्होंने कोई दूसरी मिट्टी से बनकर आए थे जिन्होंने इस सब काम को किया है पहले, तो ये पाया गया कि वो सेम जो कुछ भी प्राकृतिक रूप से जो कुछ भी तत्व का अस्तित्व है वो मानवीय रूप से उनके साथ भी वैसा ही होता है। लेकिन उन्होंने अपने आगे बढ़ने के लिए या आगे बढ़कर जो जिम्मेदारी लेते हैं और उसको करने की कोशिश करते हैं, और इसीलिए वे एक प्रकार से जाने जाते हैं इस काम के लिए। इसलिए हमें जी नहीं चुराना बल्कि कामों को करने की कोशिश करना। इसमें एक चीज और देखी जाती है कि कभी कभी बहाना बनाने की कोशिश की जाती है। आपने अक्सर ये देखा होगा। तो बहाना बनाने का मतलब है कि हम अपने आप को आगे बढ़ने से रोकते हैं, यानी कहीं ना कहीं उसकी अपनी क्षमताओं को कहीं ना कहीं मुट्ठी में बंद करके रखते हैं। चूंकि हमें इसे ओपन करने की कोशिश करनी चाहिए, ये एक खास महत्वपूर्ण गुण धर्म पाए जाते हैं। फिर कहा जाता है विनम्र और शालीन होना, कि हमने जो है वो विनम्र बने रहने चाहिए, विनम्रता हमारी होनी चाहिए। हमारी अपनी बातचीत एक दूसरों का, बड़ों का या छोटों का या छोटे बड़े पदाधिकारियों का, वो हमने ध्यान रखना, उनका सम्मान करना और हमें इस बातों को ध्यान में रखने की कोशिश करना। यहाँ पर हमें जैसे कि अहम भाव है या अहंकार है इत्यादि को हमें त्यागना चाहिए और जितना हम विनम्र बन सकते हैं हमने बनने की कोशिश करना और शालीनता के साथ में अपने जीवन को जीने की तरफ में आगे बढ़ाना, जो बहुत ही जरूरी माना जाता है। ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बाद जो कुछ भी आता है कि उत्साहित और परिश्रमी बने रहना, मतलब परिश्रम करना, उत्साही और परिश्रमी स्वभाव, यानी हमने उत्साही भी होना चाहिए और साथ में हमने परिश्रमी होनी चाहिए, मतलब हमने परिश्रम करना सीखना चाहिए, जो बहुत जरूरी है। कभी कभी ये लोग ऐसा मानते हैं कि परिश्रम करने से मनुष्य का जो है वो कमजोर होता है, लेकिन एक स्वाभाविक धर्म है कि जितना मनुष्य अपने आप से काम लेगा उतना ज्यादा उसका फायदा होने की संभावना है। इसलिए परिश्रमी होना, अपने कार्यों को अच्छी तरह से करने की कोशिश करना जो बहुत ही जरूरी है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि ये कार्य जो है करने का अवसर दोबारा हमें नहीं मिल पाएगा। जब तक मनुष्य जीवित हैं तब तक तो ये संभव है, लेकिन जीवित के बाद का जो जीवन है वहां पर ये संभव नहीं माना जाता। इसलिए उत्साहित होकर, परिश्रमी होकर कार्य को करने की कोशिश करना, और जब हम उत्साहित बने रहते हैं तो कई चीजों को हम मात दे सकते हैं। जैसे उत्साह जो है कई रोगों को खत्म करता है, कई हमारी कमजोरियों को खत्म कर देता है, और कई ऐसी चीजें हैं जो नकारात्मक चीजें उसको भी ये खत्म करता है। यानी उत्साह एक गुण जो है वो कई चीजों को ऑटोमेटिकली खत्म कर देता है, मतलब उसे आने नहीं देता। और ये हमें इसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए और साथ में कार्य करने पर परिश्रमी यानी परिश्रम बने रहना चाहिए। हमें इस स्वभाव को बढ़ाए रखने की कोशिश करना जो बहुत ही जरूरी माना जाता है। इसके बाद है आत्मनियंत्रित व अनुशासित, जो बहुत ही मूल्यवान एक गुणधर्म माना जाता है। इसे भी हमें समझने की कोशिश करना कि हम नियंत्रित रहें, अपने आप पर नियंत्रण रखने की कोशिश करें, चाहे फिर वो मन, काया, वाचा से जो भी हम कार्य करते हैं या जो हमारा स्वभाव धर्म होता है, व्यवहार होता है, उसमें हम नियंत्रित रहने की कोशिश करें कि हमारी वाणी या हमारे कार्यों के द्वारा ऐसा कोई कुछ ना हो जिससे दिक्कत उत्पन्न हो सकती है। तो इस पे हमें नियंत्रित रखना, संयमित रखना बहुत ही जरूरी माना जाता है। और साथ में है अनुशासन, कि अनुशासन की बहुत जरूरत होती है। बिना अनुशासन के कुछ भी संभव नहीं है। टीका होता है हर चीज अनुशासन के ऊपर में, कि हम अनुशासन का पालन करें, उसको ध्यान में रखने की कोशिश करें, जो जरूरी है। क्योंकि अनुशासन तोड़ने का मतलब है कि अपने आप को कमजोर बनाना, लेकिन अनुशासित जो जीवन है वो हमें अच्छा बना देता है। तो हम अपने इस कार्य को भी करने की पूरी तरह से कोशिश करना जो बहुत ही जरूरी है। इसके बाद जो आता है, जो आपको यहाँ दिखाई नहीं देगा लेकिन आप लोग लिख सकते इसे, संगठन के प्रति समर्पण की भावना, कि हम जहाँ पर भी काम करते हैं, जिस संगठन के साथ भी काम करते हैं, तो संगठन के प्रति समर्पण की भावना, इसे कहा जाता है कि हम समर्पित होकर अपने कार्य को करने की कोशिश करें, कि व्यक्ति बड़ा नहीं बल्कि व्यक्ति से बड़ा अपना संगठन है और संगठन के कारण हमारी अपनी ताकत है। तो इसलिए संगठन के प्रति हमें समर्पित भावना रखना चाहिए
उसके प्रति अपने कार्य को करने की कोशिश करना, जो बेहद ज़रूरी और अच्छा माना जाता है। इस पे जितना हम ध्यान देंगे उतना ज़्यादा ये हमारा कार्य करने की तरफ में हमारी ऊर्जा बढ़ने की पूरी पूरी संभावना पाई जाती है। तो इसका भी हम विशेष ध्यान रखने की कोशिश करें। इसके बाद है धैर्यवान और सहनशीलता स्वभाव, कि हमने धैर्यवान और सहनशीलता स्वभाव जो मनुष्य का पाया जाता है, कि हमने धैर्यवान रहकर, देने पेशेंस जिसे कहा जाता है, कि भाई हमने पेशेंस रखना चाहिए। आज न कल, कल नहीं परसों, कभी न कभी तो अच्छी चीज या हमारे जीवन में इसका लाभ मिलने की संभावना है। बहुत जल्दबाजी भी नहीं, लेकिन हमने पेशेंस रखकर अपने कार्य को करने की कोशिश करना। और उसी के साथ साथ कहा जाता है सहनशीलता स्वभाव, कि व्यक्ति ने सहनशील बनना चाहिए। कभी कभी होता है कि हम कभी कभी अच्छे साधनों का उपयोग करते हैं, कभी कभी हम अच्छी चीज़ों का उपयोग करते हैं, और लेकिन कभी कभी ऐसी परिस्थिति भी आती है कि हमें वो चीज़ें नहीं रहती है। तो चाहे वो तापमान हो या ऐसी परिस्थितियां हो, उसके अनुकूलित हमने अपने आप को बनाए रखने की कोशिश करना, मतलब सहनशील बने रहना। कभी कभी आपने क्या होगा कि बहुत बार जो है ऐसी परिस्थिति निर्माण हो जाती है कि हम रोज अच्छा भोजन ग्रहण करते हैं, अच्छी चीज़ों को ग्रहण करते हैं, कभी कभी परिस्थिति जो है वो विपरीत भी बन जाती है। तो कभी कभी हमें सहनशील बने रहना, यानी उसके स्वभाव को जानना समझना। कभी कभी ये भी होता है कि कभी कभी एक दूसरे कार्यकर्ता या एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को कभी कभी भला बुरा भी कहने की कोशिश करते, वो उन्हें जानबूझकर जो है वो उत्तेजित करने की कोशिश की जाती है। तो ऐसे कंडीशन में उन बातों को समझना और समझकर सहन करने की ताकत लाना, कि भाई देखिए, हो सकता है कि इन्होंने गलत रूप से हमें बोलने की कोशिश कराई है, लेकिन हम इसका ध्यान नहीं देंगे या इस पर ध्यान नहीं देंगे। तो कई चीज होती है जो हमें सहनशीलता बनाए रखने की हमें कोशिश करना। तो धैर्यवान और सहनशीलता का स्वभाव को बढ़ाना चाहिए, जो बहुत ही जरूरी है। इसका लाभ हमारे अपने व्यक्तिगत जीवन में पाए जाने की पूरी पूरी संभावना होती है। और फिर इसके साथ साथ कहा गया स्पष्टवादिता और विश्वसनीयता, मतलब हमने जो कुछ भी है वो स्पष्ट रूप से कहने की कोशिश करना, और एक प्रकार से विश्वसनीयता मतलब विश्वास रखना, कि हम जहाँ पर भी है उस कार्य के प्रति हमने अपनी स्पष्ट भाव को बनाए रखना, और साथ में विश्वास भी रखना, जो बहुत जरूरी है। ये विश्वास के बिना कुछ भी संभव नहीं है। पूरी दुनिया कहा जाता है कि विश्वास पे टिकी है, सारा कुछ जो है वो विश्वास पर होता है, चाहे हमारे रिलेशन हो, चाहे हमारे नाते रिश्तेदार हो, चाहे हमारा कोई संगठन हो, चाहे हमारा नेतृत्व हो, ये सभी कुछ जो है वो विश्वास पर टिका होता है। इसलिए विश्वास भी होना बहुत जरूरी है। इसको हमने ध्यान में रखने की कोशिश करना और स्पष्ट होकर बातों को प्रस्तुत करना। जो भी मन में उत्पन्न हो जाती है, जो शंका उत्पन्न हो जाती है, जो कुछ भी हमारे अंदर है, उसको कहने में कोई हर्ज नहीं। तो स्पष्टवादी या स्पष्ट रूप से अपनी बातों को कहने की कोशिश करना, जो बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है, और इस पर हमने विशेष तौर पे ध्यान रखना जरूरी है। फिर कहा गया कि उदार व सहानुभूति पूर्ण सोच, कि हमने हमारा जो मन है वो उदारवादी होनी चाहिए, मदद करने की भावना होनी चाहिए। लोगों के दुखों को देखकर चित्त में एक अच्छी भावना उत्पन्न होनी चाहिए, और साथ में सहानुभूति भी सोच हमने रखनी चाहिए। यानी एक दूसरे के प्रति सहानुभूति रखना, एक दूसरे की सहायता करना, एक दूसरे की मदद करना, एक दूसरे के प्रति कर्तव्यवान होकर हमें कार्य को करने की कोशिश करना, जो बहुत जरूरी है। तो हमने सहानुभूति की जो कुछ भी सोच है उसको हमने बढ़ाना चाहिए, और उदार का जो भाव है उसे भी हमें बढ़ाने की कोशिश करना, जो बहुत ही जरूरी है। इसके साथ साथ कहा जाता है कि जो कुछ भी एक बेहतर बातें हैं अपने जीवन काल में जो आती है काम की, लोगों के साथ में एक बेहतर संबंध स्थापित करना, जो व्यवहार जिसे कहा जाता है, मतलब लोगों के साथ में बेहतर व्यवहार स्थापित करना। जो भी हमारा व्यवहार होगा वो अच्छा होना चाहिए, और उसे हमें बढ़ाए रखने की कोशिश करना, न कि ईर्ष्या का भाव है या फिर हमारी गलत जो कुछ भी सोच होती है तो उसे कभी वो हमारे लिए हानिकारक बन जाती है। लेकिन अच्छी जो सोच है
वो हमारे रिश्तों को और भी बेहतर बनाने में कहीं ना कहीं मददगार होती है, और उसे हमें करने की कोशिश करना जो हमारे जीवन काल में एक परिवर्तन लाने के लिए हमारी अपनी सहायता कर सकती है। तो इसे बढ़ाए रखना जो बहुत ही जरूरी माना जाता है, क्योंकि यही चीजें हैं जो जोड़ती भी है और तोड़ती भी है। आपने अक्सर ये महसूस किया होगा कि मनुष्य का जो व्यवहार है वो तोड़ता भी है और जोड़ता भी है। तो यही चीज है जो हमारे अपने बेहतर व्यवहार के लिए हमें अपनी चीजों को, अच्छी चीजों को बढ़ाए रखने की कोशिश करना। इसके बाद है जो सबसे बेहतरीन गुण माना जाता है, ऐसा कहा जाता है उसे इंग्लिश में कि ऑनेस्ट इज द बेस्ट पॉलिसी। मतलब ईमानदारी एक अच्छी नीति है, अच्छी चीज है जो हमारे अपने दैनिक जीवन में काम आती है। कहीं पर भी हो, दुनिया में किसी भी कोने में रहो, कहीं पर भी रहो, लेकिन ये सदैव गुण धर्म जो है वो सदैव अपने जीवन के लिए काम आएगा, इससे कोई रोक नहीं सकता। इसलिए ईमानदारी मतलब मैं एक ईमानदार और अच्छा कार्यकर्ता या नेतृत्व करने वाला मैं बनने की कोशिश करूंगा। ये पारिवारिक रूप से लेकर सामाजिक और देश के तक जो है ये गुण धर्म काम आते हैं, जो अक्सर हमारी अपनी सहायता कर सकते हैं, और इसे करने की हमें कोशिश करना जो बहुत ही जरूरी है। इसलिए अपने कार्यों के प्रति, अपने संगठन के प्रति ईमानदारी का जो गुण है वो सदैव बने रहना चाहिए, जो हमारे अपने लिए और दूसरों के लिए भी अच्छा हो सकता है। इसके बाद है खुले विचार वाला, ओपन माइंडेड जिसे कहा जाता है, कि व्यक्ति ने खुले विचार का होना चाहिए, खुले विचार का बनने की कोशिश करना चाहिए, जो काफ़ी मददगार साबित हो सकता है। और इस पे हमें बार बार ध्यान देने के लिए हमें कोशिश करना। संकुचित जो माइंड होता है वो हमेशा घातक है, लेकिन ब्रॉड माइंडेड या जिसे हम खुले विचार वाला कहते हैं वो काफ़ी अच्छा माना जाता है। इसलिए हमने खुले विचार का होना चाहिए, हमने अपनी बातों को कहने की कोशिश करना। लेकिन इसमें एक और बात ध्यान देने योग्य है कि किस जगह कहना और कहाँ कहना। खुले विचार का तो होना जरूरी है, लेकिन हमें इस बातों को भी ध्यान देने की कोशिश करना कि कहाँ पर कहना है और कहाँ पर नहीं कहना है। नहीं तो पता चला कि जहाँ नहीं कहना चाहिए वहां पर भी हमने कह दिए वो विचारों को, तो वो हमारे लिए तकलीफ या समस्या निर्माण कर सकता है। लेकिन सही जगह है और वहां पे हमने कहना चाहिए तो होना चाहिए। कभी कभी ये देखा जाता है भाई दूसरे तो नहीं कहते लेकिन हम ही कहते रहते हैं, दूसरों से तो ये होता नहीं कहना लेकिन हम ही कहते हैं। तो कहाँ कहना है और कहाँ नहीं कहना है, इस बातों को भी हमें समझना पड़ेगा कि ऐसी कौन सी बातें हैं तो जो पब्लिक की बातें पब्लिक के बीच में कही जा सकती है लेकिन पब्लिक में कहने के योग्य नहीं है। तो ऐसी खुले विचार होने के बावजूद भी पब्लिक वाली बातों को कहने का यदि वो सही है तो कहना, और यदि पब्लिक वाली बातें नहीं है तो ना कहने की कोशिश करना। तो इसको भी हमें ध्यान में रखना जरूरी होता है, और नहीं तो कभी कभी कहीं पर भी कह देना और उसका परिणाम जो है वो सही नहीं रहता। इसलिए इस बातों पर भी ध्यान रखने की कोशिश करना, जिसका लाभ जो है हमारे अपने जीवन काल में देखा जा सकता है एक प्रभाव के तौर पे, और वो हमारे लिए मददगार भी होता है, और उन चीज़ों को हम अपने जीवन काल में बढ़ा सकते हैं। क्योंकि कभी कभी हमारी जो वाणी होती है वो वाणी इतनी अच्छी भी हो जाती है, उसका सकारात्मक परिणाम आता है। कभी कभी यदि वाणी सही नहीं है, विचार सही नहीं है, तो उसका गलत भी जो है वो मीनिंग आ सकता है। इसलिए नपी तुली बातों को कहना और प्रस्तुत करने की कोशिश करना, जिसका एक लाभ जो है हमारे अन्य व्यक्तिगत जीवन में देखा जा सकता है और उसका परिणाम भी हमारे जीवन में आ सकता है। और फिर इसके बाद में कि एक सामान्य और विशिष्ट ज्ञान का रखना, कि हमने सामान्य ज्ञान और विशिष्ट ज्ञानों को रखने की कोशिश करना। मतलब ज्ञान और एक अलग अलग तरह का ज्ञान भी मनुष्य को होना चाहिए, सभी चीज़ों का होना चाहिए, जिससे मान लिया जाए कि हम जिस विचार को मानते हैं वो विचारों का ज्ञान तो हमारे पास चाहिए, लेकिन दूसरे भी चीज़ों का ज्ञान हमारे पास होना चाहिए। तभी आप तुलनात्मक बातों को प्रस्तुत कर सकते हैं, उसको बता सकते हैं, और सही मायने में वह अपने लिए भी एक लाभदायक होता है। इसलिए सामान्य ज्ञान जो भी जनरल ज्ञान होगा उसको हमें रखने की कोशिश करना, चाहे वह व्यवहारिक रूप से हो, चाहे पारिवारिक रूप से हो, चाहे सामाजिक रूप से हो, या फिर देश के धार्मिक चीज़ों से लेकर वो शिक्षा से संबंधित हो। कुछ न कुछ इस तरह के ज्ञानों को हमें बढ़ाए रखने की कोशिश करना जो बहुत ही
जरूरी माना जाता है और इसे हमें ध्यान देना चाहिए। फिर कहा जाता है कि हमें गंभीर और प्रसन्न मुद्रा में होना चाहिए। कभी कभी गंभीर और प्रसन्न भी होना चाहिए। जब गंभीर की जरूरत हो तो गंभीर होना, लेकिन हमेशा गंभीर और चिंताजनक मुद्रा में ना होना। मतलब कभी गंभीर तो कभी प्रसन्न भी होना चाहिए। यानी मान लिया जाए कहीं पर किसी की डेथ हो गई तो वहां पर हम प्रसन्न नहीं हो सकते, वहां तो हमें थोड़ा गंभीर होना का और स्वाभाविक रूप से वो हो ही जाता है। लेकिन किसी की डेथ है और वहां भी हम प्रसन्न हैं तो वह एक प्रकार से नहीं सही माना जाता। इसलिए कभी प्रसन्न और कभी गंभीर होना भी जरूरी। कभी कभी गंभीरता के कारण भी हमारे अंदर में कई नई चीजों को जन्म मिल जाता है, कई नई चीजें ऑटोमेटिकली आ जाती है स्वाभाविक तौर पे। ये आपने महसूस किया होगा, कई बार ऐसा हो जाता है। लेकिन कभी हमने अपने लिए समय नहीं दिया है, कभी हमने वैसा नहीं किया है, तो कभी कभी हमारे अंदर के जो कुछ भी विचार है वो कभी कभी नहीं आ पाते। इसलिए प्रसन्न और गंभीर भी होना जरूरी है। समय काल परिस्थिति के आधार पर उन चीज़ों को लेना वो जरूरी माना जाता है। तो ये एक बात है। फिर कहा जाता है कि लोकतांत्रिक व्यवहार होना चाहिए। जो खासकर जो नेतृत्व करने वाले लोग हैं, जो कार्यकर्ता लोग हैं, जो सामाजिक कार्य में रुचि रखते हैं, उन लोगों का जो व्यवहार है वो लोकतांत्रिक होना चाहिए। मतलब डेमोक्रेटिक बिहेवियर जिसे कहा जाता है कि डेमोक्रेटिक बिहेवियर मतलब हमें सबको साथ में लेकर चलने की हमें भावना निर्माण करना जितना हो सकता है। नहीं तो ये हो जाता है कि मेरा भला हो जाए और दूसरों का भला ना हो। तो ये जो सद्गुण है ये कोई काम के नहीं माने जाते हैं। तो डेमोक्रेटिक जो गुण है या लोकतांत्रिक जो कुछ व्यवहार है वो हमारे लिए बहुत मददगार होता है। तो हमारा जो व्यवहार है वो एक प्रकार से ऐसा बनते रहना चाहिए जिसमें हम सभी का ध्यान रख सकते हैं, सभी को हमें विचार कर सकते हैं। क्योंकि कभी कभी आपने ये महसूस भी किया होगा कि पूरी दुनिया में अलग अलग धर्मों के मानने वाले लोग रहते हैं, अलग अलग विचारों को मानने वाले लोग रहते, आपने अक्सर ये देखा होगा। लेकिन यदि वो अलग अलग धर्मों को मानते इसका मतलब उनके प्रति नफरत नहीं है। तो ऐसे परिस्थिति में उनके साथ भी हमने सही व्यवहार रखने की कोशिश करना, क्योंकि इसमें व्यक्ति की नफरत नहीं होती है, विचार का इसमें मानना और नहीं मानना ये दोनों में फर्क होता है। लेकिन मनुष्य होने के नाते हमने उनका भी सम्मान करना। इसलिए कहा जाता है चाहे हम अपने संगठन के प्रति लोकतांत्रिक व्यवहार रखें या हम अपने जीवन को जीते हुए कहीं पर भी जिए, लेकिन इस तरह के व्यवहार को हमने बनाए रखने की कोशिश करना जो बहुत ही जरूरी माना जाता है। और फिर कहा जाता है कि हमने अपने जीवन काल में कुछ न कुछ उद्देश्य रखना। यानी व्यक्ति के जीवन में उद्देश्य चाहिए, बिना उद्देश्य के किया गया कार्य जो है वो उतना ज़्यादा फलदायी नहीं होता। इसलिए उद्देश्य के साथ में जीवन को जीने की कोशिश करना, जिसे हम विजन भी कह सकते हैं कि हमें कार्यकर्ता होने के नाते या सोशल वर्कर होने के नाते या नेतृत्व करने के नाते हमारा अपना एक मकसद होना चाहिए। और उस मकसद को हमें आगे बढ़ाए रखने के लिए हमें उस पर काम भी करना चाहिए, उस पर हमने चिंतन करने की कोशिश भी करना तो जरूरी माना जाता है। इस पर हमें विशेष ध्यान देने के लिए आगे बढ़ते रहना चाहिए। इसी के साथ साथ कहा गया कि सभी को साथ लेकर चलने वाला चाहिए। जो भी चाहे वो पारिवारिक रूप से कह लीजिए या सामाजिक या जो भी हम काम करते हैं, नेतृत्व का जो कौशल्य माना गया है कि हमने सबको साथ लेने की कोशिश करना जितना हो सकता है। यानी कोई भी जो है वो पीछे ना रह जाए, तो साथ लेने की कोशिश करना, उन्हें साथ में रखने की कोशिश करना, उनको लेकर चलने की कोशिश करना, ये खास महत्वपूर्ण बात मानी जाती है। और एक महत्वपूर्ण है ऑल टाइम रेडी जिसे कहा जाता है कि हमेशा तैयार रहना 24 घंटे। जैसे सोल्जर आपने देखा होगा, सोल्जर जो होते हैं वो हमेशा जब भी बुलाओ तब तैयार होते हैं, रेडी होते हैं। तो हमें तो सोल्जर वहाँ पे किसी को मारने के लिए नहीं जाना है, लेकिन हमें अपने समय के आधार पर हमें तैयार रहने की कोशिश करना, तो ऑल टाइम रेडी जिसे कहा जाता है। फिर है एक समर्पण का गुण जो कहा जाता है कि हम अपने प्रति डेडिकेट जिसे कहा जाता है, डेडिकेशन और डिवोशन, कि हम अपने आप से भी ज़्यादा अपने संगठन को मानते हैं, अपने आप से भी ज़्यादा हम विचार को मानते हैं। क्योंकि हमारा जो अस्तित्व है वो विचार के कारण है, हमारे अपने डेडिकेशन के कारण है। इसलिए समर्पण की भावना को बहुत ही पुख्ता बनाए रखना
जो एक महत्वपूर्ण बात मानी जाती है। फिर इसके बाद है एक 72 बातें जो निस्वार्थ भाव, कि मनुष्य का जो है वो एक कार्यकर्ता या नेतृत्व होने के नाते निस्वार्थ भावना से हमें अपने कार्य को करने की कोशिश करना जो बहुत ही जरूरी माना जाता है, क्योंकि इसमें लाभ तो मिलता ही है स्वाभाविक तौर पे, लेकिन हम पहले से ही इस तरह के भाव को न बनाए तो उसमें कहा जाता है कि निस्वार्थ भाव को बनाए रखने की हमें कोशिश करना जितना हम रख सकते हैं, और इसको अमल में लाने के लिए भी हमने ध्यान में रखना जो बहुत ही जरूरी है। इसके बाद है कि हमेशा सीखने का जो भाव होता है उसको हमें बनाए रखना चाहिए। सीखने के भाव को हमें हमेशा सदैव ही बनाए रखना, सीखने के भाव को बनाए रखना, यानी व्यक्ति की जो है लर्निंग प्रोसेस जो होती है वो हमेशा बनी रहनी चाहिए, और उसे हमने बनाए रखने पर ध्यान देने के लिए कोशिश करना जो बहुत ही तो ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है कि हमने अपने आप को लर्निंग प्रोसेस जो कहते हैं सीखने की भावना को, उसे बार बार हमें सीखते रहना चाहिए जो बहुत ही जरूरी है। जैसे आपने देखा होगा कि चाहे वो न्यूज़पेपर के माध्यम से हो, चाहे फिर हम लोग बुक्स के माध्यम से हो, या फिर कई चीज़ें होती है जिसके माध्यम से हम सीखने की कोशिश करते हैं, तो उसे बार बार जो है वो अपने सीखने की कोशिश करना जो अच्छी अच्छी चीज़ें होती है जिसे हम कला कह सकते हैं, चाहे वो फिर भाषण देने की कला हो, चाहे बोलने की कला हो, चाहे पढ़ाने की कला हो, चाहे किसी को बताने की कला हो, या कई तरह की चीज़ें जो है वो सीखने के लिए सदैव हमने तैयार रहना चाहिए। ये हमारे लिए एक महत्वपूर्ण बात मानी जाती है। फिर कहा जाता है सुखद व्यक्तित्व, यानी सुखद व्यक्तित्व मतलब कि वह जो कुछ भी हमारा व्यक्तित्व है वो हैप्पी होना चाहिए, खुश होना चाहिए, मतलब उसे कह सकते हैं खुश मिजाजी, कि जो नेतृत्व करने वाले लोग हैं वो खुश मिजाजी होने चाहिए, उन्हें प्रसन्न मुद्रा का भाव रखना चाहिए। सुखद व्यक्तित्व कहा जाता है कि ऐसे व्यक्ति को हमने ये जो कुछ भी क्वालिटीज हैं इसे हमें बढ़ाए रखने की कोशिश करना। और नहीं तो ये हो जाता है कि हम कई बार देखते हैं कि हम खुद ही दुखी रहेंगे, तो दुखी आदमी सुख की कला या सुख किसी को नहीं बांट सकता है, क्योंकि वो स्वयं ही है दुखी है, तो दुख को वो बांटेगा दुख, लेकिन हमें यदि अच्छी चीजें बांटनी है तो उसको स्वयं को भी वैसा रहने की कोशिश करना और उसे बढ़ाए रखने की कोशिश करना वो बहुत ही जरूरी है। फिर कहा जाता है सहयोग की भावना, तो हमने सहयोग की भावना जो कि जो होती है कि हम लोग जो है वो सहयोग की भावना को बनाए रखने की कोशिश करें, जो एक महत्वपूर्ण बात मानी जाती है, और उसका हमने विशेष तौर पे ध्यान रखना जिससे हम उस काम को आगे बढ़ा सकते हैं। यदि सहयोग की भावना नहीं होगी तो हम एक अच्छे कार्यकर्ता की या अच्छे व्यक्ति की, चाहे पारिवारिक रूप से भी कह लीजिए, हम वह नहीं कर पाएंगे। इसलिए हेल्पिंग नेचर होना चाहिए, इंग्लिश में से कहा जाता है हेल्पिंग नेचर, कि हमारा जो स्वभाव है वो हेल्पिंग नेचर का होना चाहिए, लोगों को मदद करने वाला होना चाहिए जो बहुत ही जरूरी है। फिर कहा जाता है बढ़ावा देना, जो हमने पहले देखा था प्रोत्साहित के रूप में, तो हमें बढ़ावा देना चाहिए, उन्हें अवसर प्रदान करना चाहिए दूसरों को भी, जिससे यह एक अच्छी बात उनके जीवन के लिए हो सकती है। फिर कहा जाता है कि हमने जहाँ पर भी हम काम करते हैं, जहाँ पर भी हम लोग एक वर्क करते हैं, कार्यकर्ता की या पदाधिकारी की भूमिका रहते हैं, तो उसके लिए कहा जाता है समय देना। समय देना काफी महत्वपूर्ण होता है, नहीं समय दिए तो कुछ खास बात बनती नहीं है, तो समय को देना बहुत ही जरूरी है। अपने समय को निकाल कर समय को देने की हमें कोशिश करना जो बहुत जरूरी मानी जाती है। फिर है एक महत्वपूर्ण, क्योंकि हम समय नहीं देंगे तो काम नहीं बढ़ा सकते, चाहे कोई भी काम हो, एनीवन, किसी भी काम को हम करना चाहते हैं अपने जीवन में, तो उसके लिए आपको जो है वो समय देना ही होगा, चाहे वो अपना पर्सनल वर्क हो, चाहे फिर वो पब्लिक वर्क हो, वो समय हमें देना ही होगा। बिना समय के उस काम को आप नहीं कर सकते, कोई भी काम हो। आपने देखा हो कि छोटा से छोटा भी काम हो
तो उस काम के लिए आपको समय देना होता है। समय के बिना जो है उस काम को आप अंजाम तक नहीं पहुंचा सकते। तो इसलिए ये समय को देना जो बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है, इसको हमें ध्यान में रखने की कोशिश करना। फिर कहा जाता है कि यदि कोई अच्छी बात हुई है तो उसकी तारीफ करना, जो अक्सर देखा नहीं जाता है। तारीफ की जगह जो लोग हैं वो कम से कम लोगों को जो है वो हतोत्साहित कर देते हैं। तो ये ध्यान में रखना कि अच्छी चीज़ों को हमें हमेशा जो है वो तारीफ करना, चाहे हमने उनके, क्योंकि आपने देखा तारीफ या प्रशंसा करने से लोग और भी प्रफुल्लित होते हैं। लेकिन आपने उनको तारीफ या प्रशंसा नहीं की तो वो थोड़ा दुखी हो जाता है मन। तो ये अच्छी क्वालिटी होती है कि हमें इस तरह की चीज़ों को करने की कोशिश करना जिससे लाभ उनके जीवन काल में मिल सकता है और ये चीज़ें उनके जीवन में काम आ सकती है। और ये चीज़ों को करने की कोशिश किए तो इसका एक लाभ जो है वो हमें मिल सकता है और इसे हमने बढ़ाए रखने पर जोर देने की कोशिश करना, जिससे हम अपने कार्यकर्ता की एक अच्छी भूमिका निभा सकते हैं। क्योंकि व्यक्ति का जो कार्य है वो कोई साधारण नहीं माना जाता। व्यक्ति का जो परिश्रम है, जो व्यक्ति की जो क्वालिटी है वो होती तो जरूर है, लेकिन उसको हमें धीरे धीरे बढ़ाए रखने की कोशिश भी करना पड़ता है। यदि हमने बढ़ाए रखने की कोशिश की तो इसका लाभ हमें मिल सकता है। इसका हमें एक जीवन में एक बेहतर अचीवमेंट हम लोग पा सकते हैं। फिर ये कहा जाता है कि सब में एक रूपता का होना जरूरी है। यदि हम कहीं जो कुछ भी हम संगठन में काम करते हैं उसमें एक रूपता का होना जरूरी माना जाता है। चाहे फिर वो पोशाक के रूप में कहो, चाहे फिर विचार के रूप में कह लीजिए, वहाँ पर ये चीज़ें होना बहुत जरूरी है। तो एक रूप होना, एकता का होना जरूरी है। तो इस तरह से यदि हमने अपने कार्य को करने की कोशिश की तो एक अच्छा कार्यकर्ता जिसे कहा जाता है, मतलब कार्यकर्ता मतलब कार्य करने वाला, कर्ता मतलब करने वाला, कार्य मतलब कार्य को करने वाला कार्यकर्ता। जो कार्य नहीं करता वो कार्यकर्ता नहीं, बिल्कुल भी वो हो नहीं सकता। इसीलिए कर्ता का मतलब होता है करना, और कार्य, कार्य को करने वाला कार्यकर्ता। जो कार्य नहीं करता तो नाम के वास्ते कार्यकर्ता नहीं, काम के वास्ते जो है वो कार्यकर्ता होता है। इसलिए कार्य करने वाला कार्यकर्ता। इसलिए कई बार आपने देखा होगा बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई क्या कर रहे हो, तो बोलते हैं कि हम सोशल वर्क कर रहे हैं। तो सोशल वर्क का मतलब कौन सा सोशल वर्क? तो सोशल वर्क में कई चीज़ें शामिल रहती है। तो काम करने वाला जो है वो सही मायने में कार्यकर्ता कहलाता है, वो कहलाता है। और उस पर हमें ध्यान में आना जरूरी है। इवन पदाधिकारी की जो काम नहीं करते वो पदाधिकारी नहीं, वो कार्यकर्ता भी नहीं। तो कार्यकर्ता क्या होता है, कुछ छोटे कार्यकर्ता होते हैं और कुछ बड़े कार्यकर्ता होते हैं। लेकिन होते तो कार्यकर्ता, ये दोनों में कोई खास फर्क नहीं रह पाता है। इसलिए कार्य करने वाला होता है, और कार्य करने के लिए हम अपने दिमाग का इस्तेमाल करने की कोशिश करना, क्योंकि हमें समय देना होगा, हमें कार्य करना होगा, हमें विचार देने होंगे। तो इसके लिए कुछ खास महत्वपूर्ण बातें कि एक तो फील्ड वर्क होता है और एक होता है अपने आप से जगह पे रहकर भी कार्य करना। दो तीन तरह की बातें हो जाती है आजकल के इस बदलते युग में। जरूरी एक ऐसा होता है कि आप फील्ड में भी जा सकते हैं और एक जगह रहकर भी काम किया जा सकता है। लेकिन उसके लिए हमें ध्यान में रखना कि कैसे कौन से काम है जो एक जगह रहकर होता है और फील्ड में जाकर होता है। तो फील्ड जो में जाकर मतलब एक प्रत्यक्ष रूप से वहाँ से मिलना और उसको एक अनुभव के तौर पे प्रस्तुत करना होता है। लेकिन आज के समय में इस टेक्नोलॉजी के युग में आपने ये अनुभव किया होगा कि हम अपने जगह पर भी रहकर कार्य को कर सकते हैं। और ये करने के लिए कहीं ना कहीं हमें इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। उसके लिए हमारे अपनी बेहतर क्वालिटीज़ को बनाना, अपने गुणों को बढ़ाए रखने की कोशिश करना, ये गुण जो है वो हमें एक समर्पण भाव को जन्म देता है। और कार्य को हमें ऐसा लेना होता है कि ये मेरा कार्य है, ये कोई और का कार्य नहीं है, कोई दूसरा करेगा नहीं, मुझे ही करना है और ये मेरे लिए ही ये कार्य है। और इसलिए मैं इस कार्य को करने की पूरी तरह से कोशिश करूंगा। ये जब हम भावना अपने मन के अंदर लाते हैं तो हमारे से वो कार्य होने की पूरी पूरी संभावना हो जाती है। और जब कोई भी कार्य हमारे पास आ जाए तो उसे प्रसन्न होकर हमें करने की कोशिश करना, ये जो भाव है वो हमें
काफ़ी पावरफुल बना सकता है। इसलिए आपने देखा हो कि इंसान को एक जीवित रहते समय एक शक्तिशाली जीव कहा गया है। इसीलिए कहा गया कि उसके पास क्षमताएं होती है और उस क्षमताओं का कुछ लोग इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोग इस्तेमाल नहीं करते। आपने देखा हो कि मनुष्य के पास कैसी क्षमता है। कई बार आपने अंधे लोगों को देखा होगा या कई लोगों को, आपने लंगड़े लोगों को भी देखा होगा। वो लोगों को हैंडीकैप कहा जाता है, अपाहिज कहते हैं। अब उस अपाहिज के पास में कभी आँख की समस्या है, किसी के पास कान की समस्या है, किसी के पास पैर की भी समस्या है। आपने अक्सर देखा होगा कई लोग, लेकिन जो आँख से देख नहीं सकता लेकिन फिर भी आपने कई बार ये देखा होगा कि कई चीज़ों को बना सकता है। आपने अंदाज़ा लगाया होगा, कई जगह आप जाएंगे कई आश्रमों में और कई लोगों को देख सकते हैं। हो सकता है कि एक अंधा आदमी एक अच्छा गाना गा सकता है, उसके पास वो भी एक कला होती है। हो सकता है एक अंधा आदमी वो कुछ नहीं कर सकता लेकिन वो कई तरह की कलाओं में निपुण हो जाता है। आपने ये अक्सर देखा होगा, क्योंकि उसके पास में क्षमताएं होती है, लेकिन उस क्षमता को उसे बढ़ाए रखने की कोशिश कराना। तो जैसे जैसे क्षमताएं मनुष्य की बढ़ती है, वैसा वैसा उससे कार्य होने की पूरी पूरी संभावनाएं पाई जाती है। और यही उसके जीवन काल में एक प्रमुख चीज़ें पाई जाती है कि हम अपने गुणों को पहचान करने की कोशिश करें। उन गुणों को हम पहचानते हैं और उस क्वालिटीज़ को यदि हम बढ़ाने की कोशिश करते हैं तो ये चीज़ पाई जाती है। फिर हमारा सब कुछ जो कार्य है वो नियमित रूप से और अनुशासित रूप से चलने की कोशिश कराना, जितना हम चला सकते हैं। अनुशासन हमारे लिए एक बड़ा महत्वपूर्ण काम आता है जीवन को जीने के लिए, और ये हमारी अपनी मदद भी करता है। तो ये थे हमारे अपने एक प्रकार से नेतृत्व करने के लिए या हमारे अपने कार्य को करने के लिए एक अपनी क्षमता, अपनी क्वालिटी को जानना और इन गुणों को बढ़ाए रखने की कोशिश करना यदि है तो, और भी बढ़ाए रखने की कोशिश करना। तो अभी मैं आप लोगों का चाहूँगा कि आप लोगों के पास पेन और रजिस्टर है तो आप लोग जो है, मैं आप लोगों को 10 से 15 मिनट का समय देता हूँ, और समय देने के बाद में आपको सिर्फ अपने बारे में ही लिखना है, बाकी कुछ नहीं। सिर्फ अपने बारे में कि जो भी आप जानते हैं अपने बारे में, तो उतनी बातें आपको पेन और रजिस्टर की सहायता से अपने पेपर में लिखना है कि क्या है, आप क्या हो, यानी क्या है आप अपने बारे में आपको लिख कर देना है। आपको अभी 2:05 हो रहा है, तो मैं आपसे 2:20 पर ये चीज़ें मैं स्टॉप करने के लिए कहूँगा। यानी 15 मिनट में आप लोगों को लिखना है, ठीक है? सभी लोग अपने बारे में, सिर्फ अपने बारे में। मतलब मुझे क्या क्या आता है या मैं क्या क्या जानती क्या हूँ। आता है, क्या क्या किया है, क्या जानते हैं जो भी आपके पास आपकी खुद की जानकारी है वो आपको मैं आपका सिर्फ स्वभाव कैसा है? हाँ, जो भी XYZ वो आप ही जानते हैं, अभी मुझे नहीं पता क्या है, वो सिर्फ आपको ही पता है। तो ये मैं कोशिश करा रहा हूँ कि आपको अभी 15 मिनट का समय दिया जाए, और पेन और कापी से वो आप स्वयं ही लिखिए, क्योंकि आपकी कॉपी को कोई अभी देखेगा नहीं। सिर्फ जो है आपको ही लिखना है अपने बारे में। पहले तो अपना नाम लिख लो ऊपर में, और फिर बाकी क्या लिख सकते तो आप लिखिए। आपको 15 मिनट का समय दिया जाता है अपने बारे में ही, किसी के बारे में नहीं, सिर्फ अपने बारे में लिखना है, ठीक है? तो ये अभी तो ये स्टार्ट तो बहुत कीजिए। मुश्किल है, तो बहुत। अभी स्टार्ट करना है आपका। अभी मैं 2:07 6 मिनट कंप्लीट हो गया, तो 2:21 पर आपका जो है वो राइटिंग वर्क में स्टॉप करा दूंगा, ठीक है? ओके। नाउ स्टार्ट, आपका समय शुरू हो गया है। सभी लोग जितने हैं, क्योंकि मैं पूरे लोगों को तो देख नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि कुछ लोगों ने अपना वीडियो ऑन नहीं किया, तो अभी अपना लिखना शुरू कीजिए। पहले अपना नाम और उसके बाद में अपना जो कुछ भी अपने बारे में जानते होंगे, जो भी अपने बारे में जानते हैं, क्योंकि आप ही जानते हैं, तो अपने बारे में लिखिए। कठिन है, कठिन है। और ये मीटिंग बंद कर दीजिए, देना है क्या बंटी जी? ना ना ना, मीटिंग चालू रहेगी, अपना सिर्फ लिखना है, मीटिंग शुरू रहेगी। अच्छा। मीटिंग तो ये बंद ही नहीं होगी, ये तो सीधे आप 5 बजे बंद होगी। ये 3 बजे बंद होगी आपकी टी ब्रेक के लिए, उसके बाद शुरू रहेगी। तो मीटिंग बंद नहीं करना है, सिर्फ आपको लिखना है अपने पेपर में।
अभी हो गया आप लोग का लिखना, स्टॉप कर दीजिए। दो मिनट बाकी है, 2 मिनट ना मेरे इससे 2:21 पे मैंने कहा था, तो 2:21 कंप्लीट हो गया। नहीं, 19 मिनट हुए। चलो ठीक है, 2 मिनट और ले लीजिए, कोई बात नहीं, ठीक है। कौन चाहना अभी 2:21 हो गए। हो गया आंटी जी, क्या लिखना? हो गया? क्या लिखना? सभी लोगों ने लिख लिए? लिख लिए। अपने बारे में क्या क्या अच्छा लिखने का, अपने बारे में और क्या? अच्छा, क्या क्या अच्छा हेलो। आप लोगों ने लिखा होगा, अच्छा लिखा होगा, नहीं बनती जी, सही सही लिखा। अच्छा नहीं लिखा, सही लिखा, जो है वो लिखा। वो लिखा। अच्छा, हाँ। अच्छा, कितने पेज लिख दिए? पहला नंबर किसी का है? वो बताना भी है क्या बंटी जी? तो आप लोग बताना चाहो तो बता सकते हैं। हाँ बताएंगे तो भी तो पता चलेगा। हाँ, तो बोलिए, सारे मैडम ने शुरू कर दिया है बताने के लिए, बोलिए। यस बनते जी। बंदा भी बनते जी। करूँ क्या, पढ़ाई करूँ क्या बनते जी? हाँ, पढ़ाई जो अभ्यास केला तो बोला। हाँ, अभ्यास, प्रैक्टिकल अभ्यास केला ते बोलते हैं। वो बोला तो सभी को जय भीम। मेरा नाम प्रिया पुरुषोत्तम शहार है, उम्र 55 की है। शादी के पहले भी गांव में किसी का, अरे मैं बता रही हूँ ना, बचपन का सुनो तो। बात बचपन की मत करो। नहीं, बचपन की नहीं, शादी के बाद की बात कर रही हूँ मैं, बचपन की नहीं। सुनो ना बंते जी, सुनो हमारी बात अभी। शादी के बाद 1 साल का बच्चा था, तो फुले शाह अम्बेडकर विचारधारा का 3 दिन का कैडर की मैंने। उसी से मुझे प्रेरणा मिली, इतिहास मालूम हुआ, तभी से पार्टी का काम की। काम करते करते सोच बन गई, और सोच बनते ही महिला विकास परिषद जिला अध्यक्ष रही। सामाजिक आर्थिक राजकीय परिवर्तन महिलाओं में आना चाहिए, ऐसा मुझे लगा। इसके लिए जानीव जागृति के प्रोग्राम ली, और उसके साथ साथ अध्यक्ष अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति की संगठिका रहने के बाद जिला भर वो भी काम की मैंने। जिला में काम करते आ रहे, और गांव की सरपंच रही, एक रेजिम, दूसरी रेजिम सदस्य भी रही, 3 रेजिम तंटा मुक्त समिति की अध्यक्ष रही। और अभी 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 फिलहाल पुलिस स्टेशन भंडारा की दक्षता समिति की सदस्य हूँ, और एसपी ऑफिस की महिला सुरक्षा समिति की भी सदस्य हूँ, और महिला बाल कल्याण समिति की भी सदस्य हूँ। जैसा मुझे टाइम मिलता है वैसा काम करती हूँ। और कौटुंबिक कलह के केसेस में भी काम की हूँ। गांव में किसी का निराधार का काम हो, अन्य कोई भी काम हो, उसके लिए भी जाती हूँ भंडारा।
अगर विधवा बाई हो, विधवा लेडीज हो, उसके छोटे बच्चे अगर होंगे तो उसके बच्चे के लिए बाल संगोपन के 425 रुपए मानधन मिलता हो, वो मिला के देना, ये मेरा काम है। और गांधर्व समिति है, कलाकार परिषद की जिला अध्यक्ष करके काम करती हूँ बंटी जी। और तो बहुत सारा काम होता है, मगर ज्यादा नहीं लिखी मैं। धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय। इसके बाद बताइए लता तायडे, क्या लिखा पढ़ के बताइए। पहले ये अनम्यूट कर लीजिए। जय भीम बंटी जी, सभी को जय भीम। मैं एक हाउसवाइफ हूँ। मैं वैसे कोई काम नहीं किया है अभी तक घर में ही रहती थी। अभी ये लॉकडाउन की वजह से घर में सब पढ़ना वगैरह चालू है मेरा, इसलिए मैं ये इसमें आई हूँ। मुझे 2 बेटी है और 1 बेटा है। वैसे मैं विहार में वगैरह जाती हूँ, वहां पे प्रवचन वगैरह सुनती हूँ। वैसे मैं कोई अभी सामाजिक काम नहीं की हूँ, लेकिन मुझे अभी इच्छा है कि ऐसे अपन भी थोड़ा ये काम करना चाहिए अपनी धर्म का। तो बस मुझे 2 बेटियां हैं, 1 बेटा है और मैं एक हाउसवाइफ ही हूँ बस। सुनीता मिश्रा, ओपन कर लीजिए, पहले अनम्यूट। जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं एक हाउस वाइफ हूँ और मेरा 3rd नंबर का बच्चा 2 महीने का था। तभी मैंने बीएसपी के जो प्रचार करते हैं उसी में यानी काटोल से कोई खड़े थे हाथी के ऊपर, तो मैं 2 महीने का बच्चा रखकर प्रचार के लिए घूमी हूँ। और मुझे पहले से ही यानी समाजकारण और धार्मिक इसमें रुचि है। राजकारण में इतनी नहीं थी, फिर भी सहेली के मिस्टर खड़े थे, इसलिए मैं प्रचार प्रसार के लिए गई थी। हाथी के प्रचार के लिए गई थी। और अपना मराठवाड़ा विद्यापीठ के लिए जो लॉन्ग मार्च निकला था, वहीं पे भी मैंने साखड़ी उपोषण के लिए 1-2 बार रिजर्व बैंक के पास अपना साखड़ी उपोषण के लिए बैठी थी। ये मुझे पहले से ही यानी थोड़ा-सा ये था कि समाज के लिए कुछ ना कुछ करना है। लेकिन मेरा स्वभाव भी थोड़ा यानी जैसे चिड़चिड़ा है, मुझे झूठी बातें पसंद नहीं है, मुझे किसी का दुःख भी नहीं देखा जाता। कोई झूठ बोलकर मुझे फँसाने की कोशिश करता है, तो मैं तुरंत बोल देती हूँ। मैं फिर छोटा-बड़ा नहीं देखती, लेकिन मुझे दया भी बहुत जल्दी आती है और जब तक मुझे बात का सॉल्यूशन नहीं निकलता, तब तक मेरे मन में वही विचार चलते रहते हैं। दूसरों की खुशी में ही मैं खुशी हो जाती हूँ, लेकिन मेरी कोई गलती नहीं होने पर कोई मुझे डाँट दे, कोई मुझे बोले, तो मैं सहन नहीं कर पाती, तुरंत बोल देती हूँ। मुझे घर गृहस्थी सँभालकर सामाजिक धार्मिक कार्य करने में पहले से ही रुचि है, लेकिन परिवार की ज़िम्मेदारी होने के कारण मैं समाज को समय नहीं दे पाई। अभी पूरा समय समाज के लिए देने की इच्छा है और इस कार्य में मैं बहुत खुश हूँ। मुझे पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, कभी-कभी लिख भी लेती हूँ। मुझे मेरे ऊपर कोई बातें थोपे, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। अपने मन से निर्णय लेना मुझे बड़ा अच्छा लगता है। बस यही मेरा स्वभाव है। जय भीम। पद्मा मिश्रा, हाँ जी, बोलिए, जो आपने लिखा हो पढ़ के बताइए। हाँ बंटी जी, जय भीम। मैं पद्मा मिश्रा, आवाज येत आहे माझी? येत आहे। हाँ, मैं एक सिंगल मदर हूँ और मैं यहाँ डोंगरगढ़ में रहती हूँ, डोंगरगढ़ छत्तीसगढ़ से बोल रही हूँ। मैंने हमेशा दुखों का सामना किया है, पर आज उन दुखों से मैं बाहर निकल गई हूँ और मेरा दुखों से बाहर निकलने का कारण है विपश्यना, जो भगवान बुद्ध ने हमको दिया है। उसी द्वारा आज मैं एक महत्वाकांक्षी और एकदम आयरन लेडी बन गई हूँ। अब मैं समाज और परिवार में से बहुत दुखी थी, पर आज मैं उन्हीं की मदद करती हूँ और दूसरों की मदद करना और उनको आर्थिक संबल देना, यही मेरा काम है।
मैं धैर्यवान भी हूँ, शीलवान भी हूँ और अपने अकेले के दम पर अपनी बेटी और समाज की कुछ और बेटियों को भी मैंने अच्छा मुकाम दिया है। लोगों की परेशानी सुनना, उनको समझती हूँ औ और कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने अपने माँ-बाप को निकाल दिए हैं घर से, जो बेटे हैं उन्होंने निकाल दिए, बेघर हैं, उनको मैंने अपने पास रखा है। मैं अपने घर में रखती हूँ और निस्वार्थ भाव से उनकी मदद करती हूँ, उनकी सेवा करती हूँ और अपने साथ रखती हूँ। और यहाँ तक कि विपश्यना से लोगों को जोड़ती हूँ। डोंगरगढ़ में विपश्यना कार्य को आगे बढ़ाने के लिए कार्य कर रही हूँ और जॉब के साथ-साथ समाज, अदर समाज में भी जाकर विपश्यना के संबंधित जानकारी देती हूँ। उसके बाद 1 दिन की कार्यशाला को आयोजित करके आनापान संबंधित जानकारी देती हूँ और 10 दिवसीय शिविर के लिए उनको आगे भेजती हूँ और सेंटर से गुरुजी को बुला के 1 दिन कार्यशाला को उनको संबोधित करवाती हूँ, ताकि वो लोग इस दुःख से बाहर निकल सकें। और अपने कार्य को हमेशा आत्मविश्वास के साथ करती हूँ, कभी आत्मविश्वास खोया नहीं। रोज एक नई विपदा सामने आती है, फिर भी धैर्य के साथ उसका सामना करती हूँ। हमेशा दूसरों की मदद करती हूँ, जिससे मुझे खुशी होती है। लोग मुझे रोकने की कोशिश भी करते हैं। यहाँ तक कि यहाँ पोस्टर लगाए गए थे डोंगरगढ़ में कि मतलब बाबा साहब ने बोले हैं कि विपश्यना नहीं करनी चाहिए, तो आप क्यों विपश्यना के पीछे पड़ी है? ऐसा सवाल खड़ा किया था और बहुत बड़े-बड़े पोस्टर लगाए गए थे। उसके बावजूद भी मैं विचलित नहीं हुई हूँ और ये कार्य कौन लोगों ने किए थे? उन लोगों ने जो खुद ही कई बार विपश्यना कर चुके हैं। इस टाइप के लोगों ने किए थे। उसके बावजूद भी मैं आज आगे बढ़ रही हूँ। स्कूलों में भी विपश्यना के बारे में बच्चों को जानकारी देती हूँ और बस आगे बढ़ते जा रही हूँ। खुद से भी प्यार करती हूँ और सभी से, अपनों से, सबसे प्यार करती हूँ। यही मेरी लाइफ है बंते जी। ठीक है। महेंद्र गोरखले जी। हाँ, वंदन बंते जी। बताना पड़ेगा। एक्चुअली बंते जी, मैं तो वैसे काटोल के पास मेरा गांव है, तो मैं करीब 7वीं 8वीं में क्लास से मैं सोशल काम करने में बड़ा इंटरेस्ट था और मेरी एक्चुअली जो दोस्ती रही है वो बुजुर्ग आदमी से ही रही है। मेरे लेवल के लड़कों के साथ मेरी कभी दोस्ती नहीं रही। जो मेरे से बड़े रहते थे उनसे दोस्ती रही है। तो एक्चुअली मैं 7वीं 8वीं क्लास में था, तब से मेरे को सोशल वर्क करने का बड़ा इंटरेस्ट था। जैसे बुद्ध जयंती करना हो, गांव में कोई सामाजिक कार्य के लिए कलेक्शन करना हो जयंती के लिए, और कोई भजनी सम्मेलन रखना हो, भजन गाने में मेरे को बड़ा इंटरेस्ट था। तो मैं 91 फर्स्ट ईयर किया वहाँ पे नबीरा कॉलेज से, काटोल से। तो 92 में फर्स्ट ईयर करने के बाद मैं यहाँ भोपाल में आ गया हूँ। तो भोपाल में मैंने बहुत कड़ी मेहनत की है। वहाँ जब मैं काटोल में पढ़ता था, तब जो गांव के लोग रहते थे उनके किसी के कास्ट सर्टिफिकेट बनाना है, किसी का इनकम सर्टिफिकेट बनाना है, तो मैं तहसील लेवल पे मैंने अच्छी जान पहचान बना ली थी तहसीलदार से, कलेक्टर से। तो मैं वहाँ में आसानी से किसी के कास्ट सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट बना के देता था। उसके बाद मैं ऐसी रिलेटिव, मेरे भोपाल में रिलेटिव है, वो मतलब मेरी आत्या है, उनकी लड़कियां रहती, तो उन्होंने ऐसे बुलाया था मेहमान के तौर पर। तो मैं भोपाल आया था। तो उन्होंने बोला था कि यहाँ पे आपको नौकरी लगा के देंगे ऐसा, लेकिन कोई लगाता नहीं, वो तो सब मेहनत अपन को ही करना पड़ता है। तो मैं यहाँ बहुत परिश्रम किया। मैं यहाँ पे जब भोपाल आया तो मेरे पास कोई मतलब काम नहीं था। मैंने कभी जो कुर्सियां, चेयर होती है ना, चेयर जो होती है, और सोफा, वो कभी बुना नहीं, मैंने कभी मतलब बुना नहीं। लेकिन मैंने अपनी लाइफ यहाँ पे वहां से स्टार्ट की, क्योंकि मैं बहुत गरीब परिवार से हूँ। मेरी मम्मी भी जो भी है वो गूंगी है, उसको सुनने में नहीं आता। मेरे पिताजी भी पढ़े लिखे नहीं थे, बहुत मेहनती थे। वो 4 साल पहले एक्सपायर हो गए अभी। तो मैं यहाँ बहुत मतलब अपनी लाइफ जो चालू की, वो बहुत स्ट्रगल के साथ की। सोफा बुनना और कुर्सी बुनने के साथ की, और साथ साथ मैं यहाँ पे दोबारा 12वीं की भोपाल में। 12वीं के साथ साथ मैंने यहाँ पे फर्स्ट ईयर किया, साथ साथ कंप्यूटर किया और टाइपिंग भी सीखा। वहां से भी मैंने काटोल से भी स्टेनो किया हुआ है, टाइपिंग सीखा है। वहाँ फर्स्ट ईयर करने के बाद इधर 12वीं फिर रिपीट किया, फर्स्ट ईयर किया, LLB किया,
उसके बाद एमए किया, डबल एमए किया, एमबीए किया, और मेरे को साथ साथ मतलब यहाँ पे नौकरी लगी। पहली नौकरी मुझे जबलपुर हाई कोर्ट में लगी थी। तो जबलपुर हाई कोर्ट लगने के बाद मैंने 1 महीना की, क्योंकि वहां पे 1 साल पहले सिलेक्शन हुआ था। सिलेक्शन होने के बाद उसका कॉल ही नहीं आया था। तो उसके बाद मेरे को यहाँ पे इंडियन ऑयल में जॉब लग गया। तो मैं वहाँ की नौकरी छोड़ के इंडियन ऑयल में जॉब कर रहा हूँ। तो इंडियन ऑयल में जो जॉब कर रहा हूँ, मैं ऐसा कभी छुपाता है नहीं। बहुत लोग छुपाते हैं कि मैं ये नहीं दिखाना नहीं चाहते कि मैं अम्बेडकरवादी हूँ, लेकिन मैं ऑफिस में बिंदास अम्बेडकरवादी के रूप से रहता हूँ। कोई किसी को डरता नहीं है। और मैं सदा हुए दान देने में बहुत इस पर कभी पीछे नहीं रहता। जो भी संगठन आता, उनका जो भी बनता है उसको दान देता हूँ। और दूसरी बात है कि मैं बहुत महत्वाकांक्षी हूँ। मैं अपने कार्य को, मैं ऑफिस में इतने 20 साल की सर्विस हुई मेरी, मेरे को ऑफिस में लेट जाने में विश्वास नहीं रखता। मेरे को ऑफिस में समय पर जाने में बहुत विश्वास रखता हूँ कि समय पर जाऊंगा तो किसी को बोलने की हिम्मत नहीं होगी। तो मैं अपने इससे ही रहता हूँ। दूसरी बात है कि मुझे सदैव दूसरे की मदद करने में बहुत आनंद आता है। और जो भी मेरे को ऑफिस में कार्य देते हैं, तो मैं उनको कभी भी मना नहीं करता। तो खुशी से करता हूँ। हो सकता है बाय चांस कभी मना करना पड़ता है, क्योंकि कभी समय नहीं रहता, लेकिन वो मैं जो भी कार्य करता हूँ वो आनंद के साथ करता हूँ। और और जो भी कार्य मैं ऑफिस में करता हूँ, बड़ी ईमानदारी और सत्यनिष्ठा से करता हूँ। कोई मेरे को बहुत समय शुरू शुरू में क्या होता था, मैन्युअली का वर्क होता था। अभी तक कंप्यूटर वर्क होता है। तो मैन्युअली वर्क होता था, तो पहले वो लेन देन का भी चलता था। तो मेरे को कोई ऐसी कोशिश करते थे, कभी मैंने वो किसी से लेने की कोशिश भी नहीं की, और ना मैं उसके ऊपर विश्वास करता। दूसरी बात है कि मैं सदैव नया सीखने की कोशिश करता हूँ। मैं कुछ भी मतलब जो कंप्यूटर का वर्क होता है, वो कभी भी ऑफिस में जो सीखा वो था ही नहीं। लेकिन मैंने कभी किसी के कंप्यूटर की कंप्यूटर पर काम करने के लिए किसी की मदद नहीं ली। मैं दूसरों को कंप्यूटर का वर्क करने में मदद करता हूँ। मैं अपने आप कंप्यूटर का वर्क ऑफिस में सीखा हूँ। और आज भी जो हम जैसे मंगल मैत्री का काम करते हैं, जो भी कार्ड बनाते हैं, नई नई डिजाइन के कार्ड बनाता हूँ। कोरल ड्रॉ में एक से एक डिजाइन का मैं काम करता हूँ। और बहुत बढ़िया, मतलब जो भी कार्ड बनाता हूँ, निमंत्रण कार्ड बनाता हूँ, उसकी तारीफ इतने अच्छे लोग करते हैं, बहुत ही बढ़िया। और मैं ऑफिस में एक्स्ट्रा मेरे को हिंदी का काम दिया गया था, क्योंकि हिंदी को आगे बढ़ाने के लिए जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसेस होते हैं, उसमें हिंदी का अलग ये कार्य होता है, ताकि हिंदी को आगे बढ़ाए। तो मेरे को हिंदी, मतलब हिंदी का काम बढ़ा है। मैं तो मराठी भाषी हूँ, लेकिन यहाँ पे हिंदी में इतना कि मैं कंटिन्यू 2012 से काम कर रहा हूँ, और कंटिन्यू हिंदी में ट्रॉफी मिल रही है। ये अभी लास्ट ईयर मैंने हिंदी का काम छोड़ दिया, क्योंकि हिंदी का काम इसलिए छोड़ दिया, मेरा ऑफिसर ग्रेड के लिए सिलेक्शन हुआ था, मेरे को बीड़ दिया था। तो मैंने उनको नागपुर में मांगा था कि भाई मेरे को नागपुर दीजिए, क्योंकि नागपुर में मेरा लड़का लड़की दोनों ही पढ़ रहे हैं वहाँ पे। अभी लॉकडाउन की वजह से तो आई है। तो मैंने मिसेज को भी वहीं शिफ्ट किया था। तो लेकिन मेरे को बहुत इतना अच्छा काम करने के बावजूद भी, जो काम जो अच्छा करता है उसके पीछे मतलब कोई मदद नहीं करता। ऑफिस में इतना कंटिन्यू 2012 से ट्रॉफी जी मिल रही है, जो कि इसके पहले कभी नहीं मिली थी। एक स्टेट ऑफिस करके हमारा, उसको कभी ट्रॉफी नहीं मिली थी। मैंने जैसे हिंदी का काम किया, ट्रॉफी मिलना चालू हो गई। लेकिन जब मेरा ट्रांसफर बीड़ कर दिया, अभी बीड़ से डायरेक्ट कनेक्टिविटी नागपुर के लिए है नहीं, और ना, और घर मेरा भोपाल में, मेरा परिवार नागपुर में, और मेरी सर्विस उधर, तो मैंने ज्वाइन नहीं किया। मैंने बहुत रिक्वेस्ट किया, तो रिक्वेस्ट करने के बावजूद भी उन्होंने नहीं माना। नहीं, बोले आपको जाना ही पड़ेगा 3 साल के बाद, 3 साल के बाद देखेंगे। तो मैंने वो ज्वाइन नहीं किया। तो अभी मैं फिलहाल भोपाल में हूँ। तो भोपाल में मैंने बोला जो ठीक है, कोई पैसे के पेड़ पीछे नहीं दौड़ना है, जो भी कार्य करना है। तो मेश्राम साहब भी बोले मत जाओ, अपन यहाँ ही अच्छा काम करेंगे। तो जो भी थोड़ा समय मिलता है तो सोशल वर्क कर लेता हूँ मेश्राम जी के साथ। तो ये काम है सब बनते जी। ओके, नंदिनी गौतम। ओके। नंदिनी गौतम कहाँ है? निशा मेंढे। जिन जिन के कैमरे वो ऑन नहीं है, सभी ऑन कर लीजिए। हाँ, बोलिए। बंती जी, मैं ड्यूटी में हूँ, ऑन नहीं कर सकती कैमरा। अच्छा ठीक है, आपका छोड़ दो, ये जिनका है। हाँ, अर्चना पकीड़े, अनम्यूट कर लीजिए पहले।
सर्वांना जय भीम. भंतेजींना पण जय भीम. माझं नाव अर्चना आहे. मी हाऊसवाईफ आहे आणि माझा स्वभाव म्हटलं तर थोडा शर्मिला टाईपच आहे. मी म्हणजे लोकांमध्ये मिसळायला मला थोडा वेळ लागतो आणि मला शिकायला आवडतं, पण मी आतापर्यंत असं काय कोशिश नाही केली आहे शिकायची काही. आणि जे चांगले लोक आहेत, चांगलं बोलतात, चांगलं काम करतात, मला त्यांचं ऐकायला आवडतं. आणि मला पण असं वाटतं की मी काही शिकावं नवीन आणि आपल्या मुलांनाही त्यांच्यामध्ये थोडी डेअरिंग आणावी. माझ्यामध्ये जे हे आहे कमजोरी आणि मी बोलू नाही शकत लोकांसमोर, तसे माझ्या मुलांमध्ये नाही झालं पाहिजे आणि त्यांच्यामध्ये काही डेअरिंग आली पाहिजे. म्हणूनच मी हे याच्यामध्ये हे केलंय. बस, मी जास्त काही बोलू नाही शकत. सिंधू श्रीखंडे. जय भीम बनते जी, जय भीम सभी को. मेरा नाम सिंधु श्रीखंडे है. मुझे पढ़ने का बहुत शौक था शुरू से ही. वो पढ़ने का शौक ही मेरी सोच बदलने में मजबूर कर दिया. जब एक डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की एक जो बुक लगी मेरे हाथ, बाबा साहेब आम्बेडकर का जीवन और मिशन, उस किताब ने मेरी सोच बदल दी, मेरा सोचने का ट्रैक चेंज कर दिया. और मुझे समझ में आया कि हम लोग कौन है और हाँ, बाबा साहब ने हमारे लिए क्या किया. उसके बाद में मुझे ऐसा लगने लगा कि हमें भी कुछ करना चाहिए समाज के लिए. तो उस वक्त आपने नागपुर में श्याम मानव अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति में बहुत काम करते थे. श्याम मानव, मुझे बहुत मन था क्योंकि मैं न्यूज़पेपर पढ़ती थी, तो उसमें श्याम मानव के बारे में काफी पढ़ती थी कि वो कैसे गांव-गांव जाके सबकी मदद करते हैं और भानामती और वो क्या-क्या सब गांव में ऐसे जो चलता है और वो उसका कैसे, और बाबा लोगों का जो फ्रॉड लोग हैं उनका कैसे भांडाफोड़ करते, वो मैं पढ़ती थी और मुझे भी बहुत मन था उस वक्त उनके साथ में जब एयर इंडिया में मेरी जॉब लगी तो वो कहीं ना कहीं मन में था कि मुझे कुछ करना है, लेकिन जॉब में मैं थोड़ी बिजी रही, शादी हो गई. उसके बाद में बच्चे होने के बाद में जब थोड़े बड़े हो गए तो मैं कोई ना कोई सामाजिक उपक्रमों में काम करती रही और मतलब भाग लेती रही मैं. और फिर सम्राट करके एक न्यूज़पेपर जो चलता है बबन कामरे का, उसमें भी मैं डायरेक्टर बनी उनके कहने के बाद. लेकिन फिर अपने इधर पॉलिटिक्स बहुत चलती है और पॉलिटिक्स में भी बहुत मन था, लेकिन मुझे पता है कि पॉलिटिक्स मेरे बस की बात नहीं है क्योंकि उसमें जो जितने दाव पेच करते हैं वो मेरे बस की बात नहीं थी, तो मैंने उसके बारे में कभी सोचा नहीं. लेकिन फिर और जैसे ऑफिस में भी बहुत कुछ होता है, एक दूसरे के पीछे कुछ कांड करते रहते हैं, लेकिन मैं हमेशा इतने सालों से जो देखती आ रही हूँ कि मुझे बहुत विश्वास है. जैसे हमारी जो यूनिवर्स एनर्जी है, मैं उसके बारे में बहुत सोचती हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि कितनी बार मुझे वहाँ से हेल्प मिल जाती है. मेरे पास ऐसे कई अनगिनत उदाहरण है कि जिससे मुझे हेल्प मिलती है, तो मैं उस पर बहुत बिलीव करती हूँ. वाइब्रेशन पे बिलीव करती हूँ, जो हमारे तरंगे हैं, जो हम किसी के बारे में सोचते हैं, गलत बुरा अच्छा सोचते हैं, तो वो बहुत हमको अफेक्ट करती है, ऐसा मेरा मानना है. और मैंने एक विपස්සना की जिससे मुझे बहुत फायदा हुआ और उसके बाद में मुझे पता चला कि विपස්සना सबने करना चाहिए. और मैंने घर में धीरे-धीरे ये बारे में बात करना शुरू कर दी. और उसके बाद में, क्योंकि ये फोर्सफुली तो किया नहीं जा सकता है, और समहाउ मैं मैनेज कर पाई कि मेरी बेटी जाके करे, तो मेरी बेटी ने भी किया, उसे भी बहुत अच्छा लगा. और इस तरह से मैं अपने घर में और मेरे आजू बाजू की जो लोग हैं उसमें भी
मैं विपස්සना के बारे में बोलती हूँ, या फिर मुझे जहाँ पे मेरी वेव्स जुड़ जाती है, ऐसे लोग मिल जाते हैं मेरे आजू-बाजू में, तो उनसे मैं इस तरह बारे में बात करती रहती हूँ और इनके बारे में बोलती रहती हूँ। और मैं आगे भी समाज कार्य में मेरा इंटरेस्ट है और मैं आगे भी समाज के लिए काम करना चाहती हूँ, लेकिन समाज में सिर्फ अपना नाम करने के लिए काम नहीं करना है, क्योंकि जो लोग सिर्फ अपने नाम के लिए काम करता है, मुझे वो चीज़ अच्छी नहीं लगती और फिर मैं वहाँ से निकल जाती हूँ। ऐसे हुआ है कि लोग सिर्फ अपनी नाम कमाने के लिए काम करते हैं, जो मुझे पसंद नहीं है। काम करना है तो मन से करो, मतलब वहाँ पे नाम नहीं होना चाहिए। सिर्फ हमको काम करने से जो एक सैटिस्फैक्शन मिलता है, एक जो सुकून मिलता है, मुझे वो चाहिए। और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं करती हूँ या फिर मैं किसी की काउंसलिंग करती हूँ, वो भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। और इस तरह से मैं आगे भी यही काम करना चाहती हूँ और जो चीज़ करती हूँ, मन से करती हूँ, साहस के साथ करती हूँ, लेकिन बीच-बीच में मेरा आत्मविश्वास कम हो जाता है, क्योंकि कभी-कभी लोग इस तरह से टर्न मार देते हैं, 360 डिग्रीज़ घूम जाते हैं, तो फिर मुझे एकदम से झटका लगता है, तो मुझे कभी-कभी थोड़ा आत्मविश्वास की कमी हो जाती है, लेकिन ये ट्रेनिंग से लगता है कि मुझे काफ़ी चीज़ों का अभी नॉलेज मिल जाएगा और मैं अपने कार्य को बहुत अच्छी तरह से आगे कर पाऊँगी। धन्यवाद। प्रतिभा बावनगड़े। अनम्यूट कर लीजिए पहले। अनम्यूट कर लीजिएगा। अपनी बेटी को बुला के रखिए जब तक ना, मैं जब तक इनको लेता हूँ शैला सोमकुर इनसे, क्योंकि जब तक आपका अनम्यूट करके रखिए। हाँ, शैला सोमकुर। वंदना भी बनते जी, सभी को जय भीम। मैंने भी थोड़ा मुश्किल से ये सेशन कर पा रही हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पर ससुराल में गांव में आई हुई हूँ। तो मैं अपने बारे में ये है कि मेरा नाम शैला है और मैं एक बहुत ही खुशमिजाज महिला हूँ। एक्चुअली मुझे मेरा ससुराल और मेरे मायके में मैं सबसे छोटी थी, तो बहुत लाड से रही और ससुराल भी मुझे बहुत अच्छा मिला, तो मुझे कोई टेंशन ऐसा नहीं दिया किसी ने भी। और उसके अलावा मैंने भी बहुत अपनी तरफ से सबको प्यार बाँटा है, जिसके कारण मैं खुद भी बहुत प्यार के लिए मतलब एप्रिशिएट करती हूँ इस बात का। और बाकी तो ये है कि जैसे मैं क्योंकि मुझे एक मतलब मेरे मन में मलाल बहुत है कि क्वालिफ़िकेशन अच्छा करने के बाद भी मुझे जॉब तो नहीं मिल पाया। तब कुछ सिचुएशन ऐसी हो गई कि मैं जब पढ़ी और तुरंत ही पढ़ाई के दौरान ही शादी हुई, फिर घर गृहस्थी में उलझ गए, तो उस तरफ ध्यान नहीं दे पाए। तो उसका मुझे बहुत सालों तक मलाल रहा। लेकिन फिर बच्चे थोड़ा-सा जब ऐसे हुए कि हाँ, दोनों एक साथ स्कूल जाने लगे, 2 बेटे हैं मेरे। जब दोनों एक साथ स्कूल जाने लगे और उसके बाद में फिर मैंने खुद भी मतलब जो मैं कर सकती थी वो किया। तो स्कूल में मैंने प्राइवेट स्कूल में किया पर जॉब किया, तो वो मेरा चलता रहा। बच्चों और घर और हस्बैंड और परिवार सबको लेके चलती रही, सबको मैंने करने की कोशिश की अच्छा सबको संतुष्ट करते हुए। और मैंने अपनी जड़ें ऐसी मजबूत कर ली अब इस परिवार में कि अब मैं जो भी करना चाहूँ तो मैं कर सकती हूँ यहाँ पे। तो जैसे मैं आज अभी यहाँ होने के बावजूद भी मैं अपना वो कर पा रही हूँ ट्रेनिंग कोर्स, तो मुझे अच्छा लग रहा है। थोड़ा मुझे लगा था शायद मुश्किल होगी, बट यहाँ ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो उसके बाद अभी अब मैंने 12 साल फिर टीचिंग की, लेकिन मुझे लगा कि वहाँ मेरा कोई ग्रोथ नहीं है, तो इसलिए मैंने वो विपස්සना के बाद ही मैंने उसको भी छोड़ा। विपස්සना करके आई तो मुझे ऐसा एकदम से थोड़ी-सी ताकत ऐसी फ़ील हुई अंदर से कि मैं हाँ, ये छोड़ सकती हूँ, यहाँ मेरी कोई ग्रोथ नहीं है, तो मैं इसको छोड़ के और अपना कुछ सोचूँ। तो मुझे पहले तो 2 साल मुझे मतलब मैंने जब शादी के पहले धम्म से जुड़ी हुई थी, मैंने कैडर कैंप भी अपने कॉलेज के बॉयज़ और गर्ल्स को लेके अरेंज किया था। बीएसपी के लिए भी थोड़ा बहुत प्रचार कार्य किया था। वो लेकिन उसके बाद काफ़ी गैप हो गया था। मतलब शादी हुई और घर गृहस्थी में उसके बाद काफ़ी गैप हो गया था।
और जब मैं स्कूल भी जाती थी तो बहुत टाइट शेड्यूल हो गया था कि सुबह स्कूल जाओ, फटाफट काम करके वहाँ से आओ, तो वही बच्चे और ये लोग भी घर पे आ जाते थे स्कूल से, तो फिर से वापस मैं काफ़ी टायर्ड हो जाती थी, तो शाम तक, रात तक ऐसे बिज़ी चला। तो काफ़ी गैप हो गया था, फिर मैं जब स्कूल छोड़ी तो वापस से विहार जाना शुरू की, विपस्सना वापस से की और उस तरह से फिर मैं धीरे-धीरे धम्म के कार्य से वापस से जुड़ना शुरू हुई। तो मुझे ऐसा लग रहा है अब कि जैसे मेरे साथ में हुआ कि मैं काफ़ी समय बाद हेलो, सुन रहे हैं ना आप सब? हाँ, सभी सुन रहे हैं। जी, जी। मुझे ऐसा जैसा लगा कि मैं बहुत कुछ स्पॉइल कर दी इस बारे में कि जैसे धम्म के जितना नॉलेज मुझे होना चाहिए था, एक सही इंसान को बनने के लिए धम्म का मार्ग सबसे सही है, ऐसा मुझे लगा। तो मुझे लगता है कि मैं एक ऐसा स्कूल खोलूँ, वो मुझे मेरा एक ड्रीम है समझिए, कि मुझे लगता है कि मैं एक ऐसा स्कूल खोलूँ कि जहाँ भले वो छोटी क्लास तक हो, नर्सरी टू 5th हो या 8th हो, पर जहाँ पर इस तरह से मैं काम कर सकूँ कि एकेडमिक के साथ-साथ मैं उनको धम्म का भी ज्ञान देने के लिए प्रयास करूँ, ताकि जैसे जो चीज़ मुझे मेरे साथ हुई कि मुझे अपना खुद का मार्ग ढूँढने में ही बहुत समय लग गया और मेरे काफ़ी 40 प्लस एज हो गई। तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि ऐसा मैं एक स्कूल बनाऊँ कि जिसमें बच्चों को एकेडमिक भी सिखाए और एक धम्म का मार्ग भी उनको थोड़ा-थोड़ा, थोड़ा-थोड़ा और अपने महापुरुषों के बारे में भी बताए। तो उस तरह से जैसे चीज़ हमको समझने में काफ़ी टाइम लग जाता है, वो चीज़ वो लोग बचपन से समझे और एक सही इंसान बन के निकले। तो मेरा प्रयास है कि मैं एक स्कूल खोलूँ भोपाल में, क्योंकि मैं भोपाल में रहती हूँ, तो मैं वहीं कर सकती हूँ। और बच्चे अभी मेरे पढ़ ही रहे हैं, तो अभी जॉब-वॉब किसी को नहीं लगी है, इतने बड़े नहीं हैं मतलब। तो वो लोग तो अपना करते हैं, अब मुझे ऐसा हो गया है घर पे कि मैं यानी अपना काम कर सकती हूँ। घर परिवार में मैंने सबको इंडिपेंडेंट बना दिया है और सब अपना-अपना काम करते हैं। मैं बेसिक जो काम है खाना बनाना और कपड़े उन लोगों के धोना-वोना और घर साफ-सुथरा रखना, ये सब बेसिक काम मैं कर लेती हूँ। उसके बाद जो मुझे टाइम मिलता है, तो मैं ये स्कूल खोलने का काम करना चाह रही हूँ, ताकि मैं अ, जो भी मेरे मन में है वो काम पूरा कर सकूँ। तो इस ओर मैं कोशिश कर रही हूँ भंती जी। और उसके अलावा अब मेरी स्थिति ऐसी है घर में कि अब मुझे कोई नहीं टोकेगा। अब मेरे साथ सपोर्ट ही करेंगे, मेरे हस्बैंड भी, मेरे बच्चे भी। तो मुझे लगता है अब शायद सही समय है कि मैं कुछ कर सकूँ। और अभी तक तो छोटे-मोटे ही कार्य किए हैं उसके। हाँ, एक मेरे अ, खुद के इसमें व्यक्तित्व में एक पॉज़िटिविटी ये है कि मैं बहुत सबसे सबसे प्रेम करती हूँ। इवन मेरी बाइया भी, हमारे ड्राइवर भी, जो भी रहते हैं, उनको सबको मतलब मैं ध्यान रख लेती हूँ कि हाँ, अब ये भूखे हो गए होंगे, अब इनको कुछ दे दो, बहुत देर से आए हैं। इस तरह से मेरे अंदर खुद है एक मतलब थोड़ा-सा कहना चाहिए कि दूसरों की केयर करने का मादा मुझे है, तो इस वजह से ये मेरी पॉज़िटिविटी है। उस वजह से मुझे हर जगह प्रेम ही मिलता है। तो ऐसा यानी टाँग खींचने वाले लोगों से अभी तक तो सामना नहीं हुआ है, टच वुड। अब आगे भी अगर मैं सही में ही फील्ड में उतरूँगी, तो हो सकता है कि ऐसा भी वो आए, तो हो सकता है ये सारी ट्रेनिंग मुझे सपोर्ट करे। जैसे भंते जी ने बताया कि सही लीडरशिप के क्या वो होने चाहिए। तो ये मैं बाकी सबको तो नहीं बदल सकती, तो मैं खुद को ही इस तरह से चेंज करूँगी, ताकि मैं उसका ज़्यादा असर अपने ऊपर नहीं लाऊँ और एक थोड़ा-सा काम माइंड से अपना काम कर सकूँ। बस इतना ही मैं अपने बारे में कह सकती हूँ अभी भंते जी, वंदना। प्रतिभा वांगड़े। हेलो, हाँ, आवाज़ आ रही है, लेकिन आप इनका ओपन है, नंदिनी गौतम। प्रतिभा वांगड़े का भी, हाँ, यस, नंदिनी गौतम।
अनम्यूट कर लीजिए। हाँ, आ रही फंती जी आवाज? आवाज आ रही है। वंदना फंती जी, सभी को मेरा मैत्रीपूर्ण जय भीम। मैं लिखी हुई है वही पढ़ती हूँ। मैं नंदिनी गौतम टीचर हूँ और एक सोशल वर्कर हूँ जो महिला सशक्तिकरण संघ की सचिव हूँ। मुझे समाज में गरीब बच्चों की सहायता करना बहुत अच्छा लगता है। समाज का कोई भी व्यक्ति हो, उसे जिस बात की सहायता की जरूरत हो उसे पूरा करने में खुशी महसूस करती हूँ। मदद करने के बाद उनके चेहरे पर खुशी के भाव होते हैं, उससे मुझसे आनंद होता है जिसे मैं शब्दों द्वारा नहीं कह सकती। मुझे अक्सर निसर्ग में होने वाले बदल, परिवर्तन और हर प्रकार के एंगल से मैं उन्हें देखती हूँ। मुझे निसर्ग के सानिध्य में रहना, पेड़, जंगल, पहाड़ मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। मन में होने वाली उथल पुथल को देखना, निसर्ग चक्र के बारे में देखना, सोचना, जन्म मृत्यु का रहस्य जानने की कोशिश करना बहुत अच्छा लगता है। संगीत द्वारा आनंद लेना तथा किसी दुखी व्यक्ति के बारे में सोचना, उसको दुख मुक्ति का मार्ग बतलाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। किसी को मेरे कारण हानि न हो इसके बारे में सचेत रहना, धम्म का अभ्यास करना, मन में होने वाली संवेदनाओं का गहराई से चिंतन करना, उसके बारे में सोचना, अच्छी बुरी दोनों ही बातों पर चिंतन करना, बुरी बातों का त्याग करना और अच्छी बातों का स्वीकार करना मैं कोशिश करती हूँ। हर सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक कार्य में हम दोनों साथ रहते हैं। हर कार्य में मेरा योगदान हो इसी मैं कोशिश करती हूँ। धन्यवाद। ठीक है, तो अभी आप बाकी के जो लोग हैं वो 3 बजे अभी हमारा टी ब्रेक होगा, जो आपको अपने ही घर में चाय पीनी है। तो 3 बजे हम आप लोग को छोड़ते हैं। और ध्यान रखें कि आपने जो पेपर लिखा है उसको आप फेंकिए मत, उसको लिख कर संभाल कर कहीं रखिए और कुछ दिनों बाद और देखिएगा, 1-2 महीने बाद, 3 महीने बाद, 4 महीने बाद और भी एनालिसिस कीजिएगा। तो उसमें आपको जो लिखी हुई बातें हैं वो आपको और भी कितनी सार्थक हुई है वो भी आपको समझ में आएगी। यदि प्रतिभा भावनगढ़े यदि इन्होंने चालू कर दिया तो इनका ले लेते हैं। हाँ बोलिए। आपकी आवाज नहीं आ रही है। आपकी आवाज नहीं आ रही है। आप तो अनम्यूट तो कर दिए लेकिन आवाज पता नहीं क्यों नहीं आ रही है। फिर आपने म्यूट कर दिया ना। आपकी बेटी है घर पे तो वो उससे बोल दो एक बार। मोबाइल में शायद कुछ फॉल्ट है वाले जी। पिछली बार भी वैसे हुआ था, पिछली बार भी वैसे ही हुआ था। फिर उनकी बेटी ने मोबाइल दिए थे, अभी उनकी बेटी नहीं है शायद। अच्छा नहीं है क्यों? आप एक काम करो, वो म्यूट करके अपना एयरफोन निकाल दो कान से तो वो बराबर आवाज आ जाएगी। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि आपने जो पेपर में लिखा है उस पेपर लिखी हुई चीजों को आप संभाल के रखिए और उसे बाद में जो है और भी उसका रिलीज करने का, जिससे आपको समझ आएगा कि क्या रिलीज है और क्या हमारे अपने अंदर की अच्छाइयाँ हैं, क्या हम लोगों के अंदर में वो गुण है जिसके कारण जो हम लोग ने यहाँ तक का अपना जीवन अख्तियार किया है और बाकी का और भी इसके बाद में कितनी हमारा जो कुछ डेवलपमेंट है वो हो सकता है। तो इस जो भी आपने पेपर लिखा है इस पेपर को आप संभाल के रखिए और बाद में आपके ये काम भी आएगा। तो इस बातों को आपको ध्यान रखना है। तो बाकी लोगों का हम लोग लेंगे 3 बजे का, मतलब 15 मिनट का आपको ब्रेक दिया जाता है। 15 मिनट बाद 3:15 में पुनः आप लोगों को जुड़ना है। धन्यवाद। तो बाकी लोग जो बचे हुए लोग हैं उनको हम लोग ब्रेक के बाद लेंगे। थैंक यू।